हेलो गाइस, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? मेरा नाम दीपक कुमार और अगेन आ गया हूँ एक नए गेस्ट के साथ इन्वेस्ट फॉर वेल्थ चैनल पर। गाइस, आज के हमारे गेस्ट है एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इनका नाम है अमित जैन जी। अमित जैन जी कैसे? हेलो सर। एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो कैसा रहा आपका जर्नी? बड़ी दूर से आए हो आप। जी बढ़िया रहा जर्नी। बस यही है कि थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है और मैं सोता थोड़ा लेट हूँ अच्छा। क्योंकि मैं कमोडिटी मार्केट को भी ट्रैक करता हूँ। हाँ, कमोडिटी और तो है ये काम। 1 बज जाता है करीब सोने में। एग्जैक्टली। और सुबह 5 बजे उठ के फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन बढ़िया है। अब आपसे मिलना था तो एनर्जी पहले से ही थी। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें भी कि आपसे मिलना हुआ। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, देन उसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, मैं अपने बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स भी कह सकता हूँ, हाँ हाँ कह सकता हूँ। एक्चुअल में जो है आप नहीं, वो क्या जनता है भी ना, जानेगी। क्या है ना कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं फिर बाद में आप बोलेंगे यार ये नहीं होना चाहिए था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े हम लोग ना, आप भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री से हो, मैं भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री से हूँ, थोड़े ब्लंट टाइप के रहते हैं हम लोग। मैं ना आंकड़ों पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो लोग मुझे द मैन ऑफ ए मैजिकल नंबर्स कहते हैं। अच्छा जी, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, बाजार में जो भी आया हुआ है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस करता हो या फंडामेंटल एनालिसिस करता हो, अगर आप आंकड़ों तक नहीं पहुंच सकते तो आपकी सारी एनालिसिस बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट सिंस 2017। 2004 से इस मार्केट में हूँ और एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर की जर्नी में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे तरह के मैं शायद अभी तक देख चुका हूँ। और ये शायद भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट बहुत डायनामिक है। बिल्कुल। जैसे जैसे मार्केट अपनी डायनामिक चेंज करेगा वैसे वैसे हमें चेंज करना होता है। कभी कभी हम पीछे भी हो जाते हैं, तभी हमको लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि मार्केट डायनामिक चेंज करेगा। अगर हमने अपने आप को चेंज करने में डिले कर लिया तो हमको लॉसेस होंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए हर कोई इस मार्केट में कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं इस मार्केट का पिताजी हूँ। क्यों? क्योंकि वो खुद सीख रहा है, मार्केट उसको सिखा रहा है। बिल्कुल सही है। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 21 ईयर्स जर्नी हो गई। और सबसे बड़ी बात तो मैं हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ। 12th तक मेरा हिंदी मीडियम था और उसके बाद मैं पुणे आ गया, सीए के लिए अटेम्प्ट किया, सीए फाइनल तक पहुँचा। उसके बाद ड्रॉप आउट कर दिया, उसके बाद ब्रोकिंग में आ गए, ब्रोकिंग। और फिर फर्स्ट डे से मैं रिसर्च में ही था। तो एक बात बड़ी अच्छी है, ये मैं चाहूँगा कि यंगस्टर, जो यंग यूथ है, जो जेनजी आजकल चल रहे हैं, वो इस बात को समझें। 2004 में मेरा काम था रिसर्च करना और 2025 में मेरा काम है रिसर्च करना। एक ही चीज़ को लेके चला हूँ। यहाँ तक आने में थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन देर आएगा दुरुस्त आएगा। एक ही जगह पे लगे रहो। और सबसे बड़ी बात कि आपने एक चीज़ को चेज किया, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हो रहा है तो कहीं और चले गए। जी, बहुत अच्छा बोला आपने। जेनजी जो कि 2 दिन में ही फेडअप हो गए, चलो यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, कहीं और चलते हैं। बहुत फ्रिकल माइंड है आजकल लोग। और हम अब देखते भी हैं, लोग जो आते हैं हमारे पास काम सीखने के लिए, 4-8 दिन तक फोकस रहेंगे और फिर उसके बाद अगर पैसा नहीं बन रहा है तो फिर उनका ध्यान पैसा बनाने वाली जगह पे जल्दी जाने लगता है कि यार कहाँ से पैसा बने, उधर पे अपने हाथ पे रजमाऊं। यानी 10-15 दिन में ही चेंज हो जाते हैं। तो आप रिसर्च एनालिस्ट हो, तो आपने वो जर्नी भी देखा होगा, 50 को बाय करवाना, 50 को सेल करवाना। बहुत सारे लोग आजकल जो करते हैं। इंदौर पूरा हब है एक। ऑनेस्टली बोलूं कि मैंने कभी इस तरह के कार्टेल तक तो नहीं पहुंच पाया मैं, क्योंकि हम लोग एक सिद्धांतों पे काम करते हैं। उस समय भी सिद्धांत यही थे कि रिटेलर, आज तो सिद्धांत हमारे बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, उस समय भी यही थे कि हमको जेन्युइनली लोगों की हेल्प करनी है। और आज भी हमारे वही थॉट्स हैं और वही हमारे रूल्स हैं कि हमें लोगों की मदद करनी है। तो हम लोग उस तरह के कार्टेल और ग्रुप तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन सुनने में बहुत आता है कि जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर जिन्हें मार्केट का ABCD पता ही नहीं है, उनके लिए तो सीधा सीधा ब्रह्मास्त्र है। 50 को छांटो इधर, और अब तो और आसान हो गया, उसको भी मैं बताऊंगा कैसे आसान हो गया है। 50 को इधर बांटो, 50 को इधर बांटो, इधर को बाय दो, इधर को सेल दो। भैया बाय सेल में दोनों में से कुछ तो चलेगा। कुछ तो चलेगा। जो चल गया उसको वापस से फोन करके इंड्यूस करने का। 30% ले लो अपना कट ले लो, या फिर उसको और बोलो कि आप अपनी कैपिटल बढ़ाओ, या फिर सर्विसेज लो, या फिर उसको और लालच देने के लिए। वो अगर एक बार उसको प्रॉफिट का चटका लग गया तो आपकी बात जरूर सुनेगा। बिल्कुल सुनेगा। तो इंड्यूस बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। अब आसान क्यों हो गया मैंने कहा आपको, अब तो टेलीग्राम का जमाना है। अब टेलीग्राम में ना एक ही बंदा 2 टाइप के ग्रुप चला सकता है। पहले तो फिर भी फ़ोन करना पड़ता था, उसको दिखाना पड़ता था, उसको प्रूफ करना पड़ता था बार बार फ़ोन करके। अब तो सीधे उस टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दो कि भैया देखो मैंने आप सभी को एक कॉल भेजा था, आपकी मौज हो गई होगी। तो अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आसान हो गया है। एग्जैक्टली।
तो ये तो मैं खैर अब देख के महसूस करके जो समझता है वही है, लेकिन ना हमने कभी किया ना भी हम कभी हम करना चाहते हैं। हम अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचना चाहते। सही है, बहुत अच्छी बात है ये। तो टेलीग्राम की बात उठी है, तो आप लोग भी क्या 5 पॉइंट 10 पॉइंट पे जहाज उड़ाते हो, रॉकेट उड़ाते हो? नहीं नहीं, बहुत चलता है कि ये 245 पे लिया, 250 हो गया, ले रॉकेट रॉकेट और अगर ऐसा हिट हुआ तो मैसेज। एक्चुअली ये पहली बार ही मुझसे किसी ने पूछा ऐसा कि रॉकेट उड़ाते हो क्या। लेकिन जब मैं कुछ जब देखो, जब हम किसी इंडस्ट्री में है तो हमको अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना ही होता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं भी कभी कभी किसी ना किसी के टेलीग्राम चैनल को देखता हूँ, या फिर कोई क्लाइंट हमें स्क्रीनशॉट भी भेजते रहते हैं। वो 5-5 पॉइंट वाले स्क्रीनशॉट रॉकेट देखकर ना, ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे तो बहुत चिढ़ आती थी यार। आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, ऑप्शन तो 5-10 पॉइंट ऐसे ही चलेगा। मार्केट है, मार्केट की फितरत है, मूवमेंट देना, वोलेटिलिटी करना मार्केट में, बाय सेल जनरेट करना, और उस दौर में 5-10 पॉइंट तो ऊपर नीचे होगा। आपने किसी को मैसेज भेजा है और वो भेजने के बाद अगर 5 पॉइंट चल गया तो हो सकता है सामने वाले ने एग्जीक्यूट ही ना किया हो। इतना तो बफर। और अगर सामने वाले ने एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो चिढ़ेगा, एग्जैक्ट यार मैंने छोड़ दिया, मिस हो गया, और फोमो क्रिएट होगा अंदर में उसकी वजह से ना सामने वाला और डूबेगा और मरेगा। तो जब भी मैं सिर्फ देखो, मैं यहाँ पर कोई गांधी जी के सिद्धांत लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन हमें अपने एथिक्स को नहीं बेचना चाहिए। अगर आप आए हो तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हो, और जब आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हो, लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपकी वहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टूवर्ड्स जो आपको सुन रहे हैं। एग्जैक्टली कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो या क्या आप डिलीवर कर रहे हो। यार हमसे तो नहीं हो सकता, हमसे नहीं होता, और ना ही शायद हमसे कभी होगा, क्योंकि वही है कि रात में चैन की नींद सोना है तो कम से कम अपने आप से सवाल तो पूछना पड़ता है कि यार अमित आज का दिन कैसा रहा। अगर अपन अपने आप को प्रेस कर पा रहे हैं कि यार इट वाज ओके, इट वाज गुड, सही बात, या फिर जो भी हम अपने बारे में कंक्लूड करते हैं वो अगर सही नहीं है, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन पूछने, अपने आप से पूछने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों को मालूम है कि लोगों को सिर्फ अपनी जेब भरने का इंटेंशन है। मैक्सिमम लोगों जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, सबका नहीं कह रहा हूँ मैं, जो लोग फ्रॉड टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, वो जो रॉकेट उड़ाते हैं, उन्होंने अपना ज़मीर बेच चुके हैं। ये सही है। तो अभी जब हम शूट कर रहे हैं आज के दिन ही, आज ही एक न्यूज़ भी आया है कि बहुत बड़े यूट्यूबर कह सकते हैं या कुछ भी कह लो, अस्मिता पटेल, उनको अप्रॉक्स 53 करोड़ का फाइन लगाया है जी। क्या केस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? वो इंड्यूसमेंट के केस में ज़्यादा हैं। ओके। एक्चुअली देखिए, वो कोर्सेज वगैरह जो बेच रही थी, ये केस भी अभी का नहीं है। आज हम 2025 में खड़े हैं, 2023 में उन्होंने ये सब एक्टिविटीज़ बंद कर दी थी, ऐसा मैंने सुना है आज। क्योंकि आज एकदम हॉट टॉपिक है सबके बीच में ये, लोग तो वुमेन एम्पावर की भी बात कर रहे हैं। तो 2023 जैसा मैंने सब जो अभी तक पढ़ा मैंने, ट्रैवल बिटवीन द ट्रैवल, क्योंकि आज सुबह ही न्यूज़ फ्लैश हुई है। बिल्कुल। तो वो 2023 में इन सब चीज़ों की एक्टिविटी बंद कर दी थी, लेकिन सेबी अभी उनको पकड़ रहा है 2025 में। तो जो कोई भी इस तरह से करके बंद कर चुका है, उस पर अभी भी गार गिर सकती है। उनका ये केस था कि वो पहले कोर्सेज चलाते थे, जितना लिखा, मैं यहाँ पर कोई चीज़ को प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सुनी सुनाई बातों को यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। हालांकि मैंने सर्कुलर भी नहीं पढ़ा अभी तक सेबी का। तो जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है, वो पहले तो कोर्सेज बेचते थे, और कोर्सेज बेच के एक फनल क्रिएट करते थे, और उस फनल के थ्रू टेलीग्राम पे लेके जाते थे, और टेलीग्राम से वहाँ पर अनऑथोराइज्ड बाय और सेल रिकमेंडेशन देके लोगों से ट्रेडिंग करवाना। और अल्टीमेटली अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में जाते हो तो आपको फिर क्लाइंट बनाने के लिए आपको इंड्यूस करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें उस न्यूज़ पे ही मैंने देखा, चल रहा था कि ट्रेनिंग के बहाने ट्रेडिंग आएगी। जी, ट्रेडिंग के बहाने ट्रेडिंग, ये गलत बात है। तो ये केस था। और एक और बात है जो अभी तक शायद 53.67 करोड़ का फाइन इम्पोज्ड हो चुका है, और अगर वो चीज़ों को वैलिडेट नहीं कर पाई तो हो सकता है 102 करोड़ तक की बात हो जाए। यानी 53 करोड़ के अलावा 102 करोड़ तक की भी पेनल्टी इम्पोज हो सकती है, अगर उन पे लगाए गए चार्जेस को वो काउंटर नहीं कर पाई। तो अभी सेबी ने बहुत सारे मार्केट में चेंजेस किए हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हो, या रिटेलर्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है? रिटेलर्स, इसमें दो क्वेश्चन हो गए आपके, कि एक तो इन चेंजेस को हम कैसे देख रहे हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ पहले। आज तो चेंजेस होते होते हम लोग जिस प्रेशर से पिछले 1-1.5 महीने से गुजर रहे थे, लेकिन जब आज ये आया, हम ऐसा नहीं कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए खुश हैं, लेकिन अभी तक हमें ये फील हो रहा था कि जो भी अथॉरिटीज़ अमेंडमेंट्स ला रही हैं, सर्कुलर्स ला रही हैं, अलग अलग तरीके के रूल्स ला रही है,
उससे हम पिस रहे हैं सिर्फ, और बाहर गलत काम करने वाले मौज मार रहे हैं, क्योंकि कंप्लायंस हमको मैच करना है। एग्जैक्टली। अगर हम कंप्लायंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अथॉरिटीज हमारे घर पे आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आप उनके नज़र में, हम उनकी नज़र में, हम उनके एक्चुअली दे आर, वो हमारे पेरेंट्स की तरह काम कर रहे हैं हमारे। हाँ बिल्कुल। तो अभी तक हमको ये लगता था कि यार सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों के लिए, अनरजिस्टर्ड लोगों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब ये आया तो ऐसा फील हुआ हमें, यार चलो अब ऐसा लग रहा है कि पहले घर वालों पे शिकंजा कस रहे थे, बाद में बाहर वालों को पकड़ने का प्लान था। तो अभी घर वाले तो एकदम कंट्रोल में आ गए हैं, अब इनकी नज़र रहेगी बाहर। तो जिन्होंने कर चुके हैं, कर रहे हैं कांड सारे, वो एक एक करके पकड़ाएंगे। और आजकल तो साइबर इतना स्ट्रांग हो गया हमारे हिंदुस्तान का कि आप कोई भी आईपी एड्रेस से कुछ भी एक्टिविटी करो आप, ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर पकड़ सकते हैं। क्या बात। यानी चाहे वो कोई भी हो, वो अगर सोच रहा है कि मैं वीपीएन लगाकर टेलीग्राम आईपी को जम करा दूंगा, या फिर टेलीग्राम बना लूंगा, या फिर कोई भी रिलेटिव के बैंक अकाउंट में पैसे ले लूंगा, तो ये भ्रम में है सब। भाई साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, सेबी जब आपके घर पे आती है या फिर कोई भी अथॉरिटी आपके घर पे आती है, तो आपको मैं 110% ये बोल रहा हूँ अपफ्रंट होके कि आपको ये फील आएगा कि मेरे घर में सीआईडी आई हुई है। उनके पास सब होता है, ऐसा माहौल। हाँ एग्जैक्टली। आज सर्कुलर आया है, उसमें इन्होंने यहाँ तक तो इम्पोज किया है पेनल्टी, बट आगे फर्दर नोटिस जीएसटी वालों को भी भेज दिया और उनके ईडी वालों को भी भेज दिया, इनकम टैक्स वालों को भी भेज दिया। कह रहे कि अब फर्दर जांच आप करवाओ। तो जी, कहीं ना कहीं और दिक्कत तो होनी है। और देखो जब इतना बड़ा पैसा आता है ना, तो फिर वो इंसान मैनेज करने के लिए रिलेटेड पार्टीज के आसपास जाता है। और रिलेटेड पार्टीज का भी एक क्लॉज है सेबी में कि आप और आपके रिलेटेड पार्टीज के बीच में भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। तो जब सेबी आपके घर पे आती है, तो उसके पास आपके रिलेटेड पार्टीज के भी सारे दस्तावेज होते हैं। आपसे सिर्फ पूछेगी वो कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जब आप देखोगे ना, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, यार इनके पास ये कहाँ से आया। अभी बीच में आपने केस सुना होगा, हमारे केतन पारेख जी कौन से होटल में रुके, कौन से एयरपोर्ट में गए, कौन सी गाड़ी पकड़े, कहाँ से किसको फ़ोन किया, उनके पास सारी डिटेल थी, जिसमें अभी फ्रंट रनिंग में उनका केस आया बाहर। हाँ जी। तो उनके पास अगर इतनी छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अब आप में से काफ़ी लोग ये बोल सकते हैं, जो अनऑथोराइज काम करते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि यार मैं तो छोटा हूँ, मेरे ऊपर किसकी नज़र रहेगी। भ्रम में मत रहो। जिस दिन पकड़े जाओगे ना, तो उस दिन सब देना पड़ेगा। अभी जैसे हम सेबी रजिस्टर्ड है, हमारे साथ एक प्लस पॉइंट है। जैसे कि मान लो हमने 100 रुपए कमाए हैं, और अगर हमने जस्टिफाई कर दिया कि हमने 70 रुपए बिजनेस को डेवलप करने के लिए खर्चा किया है, तो सेबी उसको कंसिडर करेगा। लेकिन जो अनऑथोराइज काम कर रहा है, अगर उसने 100 रुपए कमाए, तो जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैंने 70 रुपए खर्च किए हैं। उसने भले ही 70 रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन उसको भरने 100 रुपए पड़ेंगे। अच्छा, मतलब तो ये डिसएडवांटेज है अनरजिस्टर्ड होने का। और रजिस्टर्ड होने का कि भैया हमारे फादर हैं, मदर हैं, वो हमें सुनेंगे, हमारे जस्टिफिकेशंस को कंसीडर करेंगे, और उसके बाद आप पे कुछ कार्रवाई करेंगे। तो प्रॉस एंड कॉन्स हर जगह है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, और देखते हैं आगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम वही कहते थे ना, पहले घर का कचरा साफ करेंगे तब हम मोहल्ले का कचरा साफ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। फिर मोहल्ले का जब साफ होगा तो देश का अपने आप साफ हो जाएगा। सही बात। तो अब हमें वो पहले से लगता था, अब तो स्ट्रांग हो गया वो कन्विक्शन कि पहले घर को कंट्रोल कर रहे थे, अब बाहर साफ होगा, शिकार करेगी सेबी। चलिए, आपने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, कांड जी। कांड करने बंद करो या कांड कर रहे हो। ये किसको आप कांड कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए? जो यूट्यूबर है, जो और इंस्टाग्रामर है, ये इवन मैं भी हूँ जी, मैं भी उसी में आता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। तो मेरे को आप बताओ कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट शोइंग एनी चार्ट, अभी ना मुझे भी कई जगह ऐसे कंफ्यूजन, अब हमें ऐसा नहीं कि हम एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं आगे, कंफ्यूजन हमको भी है। जिस तरह से आपको कंफ्यूजन है, उस तरह से हमें भी बहुत जगह कंफ्यूजन है। जैसे कि अभी आप लोगों के लिए एक पाबंदी है, आपके लिए नहीं, जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर जो अनऑथोराइज काम करते हैं या फिर जो कांड करते हैं, उनके लिए ये पाबंदी है कि सबसे पहले तो बाय सेल रिकमेंडेशन देना बंद करो। मैं सच बोल रहा हूं, अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो आपके खर्चे नहीं गिने जाएंगे, आपसे 100 रुपए वापस लिए जाएंगे। सही बात है, हमारे खर्चे गिने जाएंगे। चाहे कोई चार्ट की फोटो भी भेज रहा है स्टॉक्स की, तो वो भी तो देखो, हम जब कोई रिकमेंडेशंस देते ना, आपको मैं कंप्लायंस बताता हूँ हमारा, जब हम कोई रिकमेंडेशन देते हैं, उसके हमको एंड ऑफ द डे चार्ट मेंटेन करने पड़ते हैं, और उस पर लिखना होता है उसका रीज़न कि हमने ये कॉल क्यों दिया था, और उसके टाइम स्टैम्प भी बनाने पड़ते हैं। तो अगर
देखो जो रजिस्टर्ड से एक्सपेक्टेशन है वही अनरजिस्टर्ड से भी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर आप कोई भी चार्ट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बात तो अभी एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर दिया सेबी का कंप्लायंस ने कि आप करंट चार्ट नहीं दिखा सकते। आप दिखा सकते हो तो 3 मंथ्स ओल्ड चार्ट को यूज कर सकते हो। तो स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस मत दो किसी को। मैं तो बोलता हूँ देना ही काय को यार। मैं ना आपको एक हाइट बताता हूँ, मैं अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, किसी को भी कोई इन्वेस्टिंग की जर्नी नहीं बोलता। अभी मैं एक कैब में आ रहा था तो मुझसे वो कैब वाला पूछता सर कोई स्टॉक बता दो। अच्छा। तो उसको मैंने जवाब ही नहीं दिया। और मैं ये क्यों करता हूँ, क्योंकि देखो अगर कोई बड़ा प्रॉफिट बना लेगा ना, इन्हें मान लो मैंने किसी को बोला कि XYZ स्टॉक खरीद ले, खरीदने के बाद अगर उसको प्रॉफिट हो गया, तो क्या बोलेगा, यार तेरे को इतना कन्विक्शन था तो तूने मेरे को बोला क्यों नहीं, मैं और ज्यादा खरीद लेता। तब भी सुना रहा है वो। सही बात है, लॉस हो गया तो 10 बार फोन करेगा, यार अभी तूने फंसा दिया, अभी क्या करना है इसका, क्या करूं मैं इसको। इन्हें आपको ऐसे जलील करेगा जैसे कि आपने उसको बोल के गलती कर दी। और अगर कुछ नहीं हुआ तो भी बार बार फोन करेगा, यार क्या करूं यार पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली आप हर सिचुएशन में मर रहे हो। सही बात। तो क्यों समाज सेवा करना, आप सेक्टर वाइज बता दो। तो जो आपने मेरे से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सेबी का एक रेगुलेशन एक्ट है, आप उस एक्ट को पढ़ लो। उस एक्ट में जो लिखा हुआ है वो आप नहीं कर सकते, वो सिर्फ RA कर सकते हैं बस। ओके। रेगुलेशंस का एक एक्ट है, आप उसे पढ़ लो, वो नहीं कर सकते। आप कोई स्टॉक की बात नहीं कर सकते, आप कोई ऑप्शन के ट्रेड नहीं दे सकते, आप कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर शोकेस बनाकर नहीं बेच सकते, आप करंट चार्ट को एनालाइज नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरा ये समझना है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर आप भी, आपने जैसा कहा आप लाइव स्ट्रीम करते हो जिसमें आप निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हो, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं ये बात तो करते होंगे कि ये इसके नीचे बेरिश हो जाएगा, यहाँ तक पोटेंशियल है। बिल्कुल करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया टारगेट की बात, अल्टीमेटली किसके नीचे जाने पर बेरिश हो जाएगा, वो आ गया स्टॉप लॉस की बात। तो ये गलत है। ओके। तो मेरे ख्याल से आप इसके पीछे ये रैशनल दे सकते हो कि ये ब्रॉडर मार्केट का पार्ट है या फिर इंडाइसेस किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन उसमें भी तो ट्रेडिंग होती है, नफ़ा नुकसान तो वहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली से अभी को एक ऐड करना चाहिए था, क्योंकि मैंने जो सर्कुलर पढ़ा वहाँ पे लिखा है सिक्योरिटीज़ के बारे में जी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ सिक्योरिटीज मींस नहीं गलत नहीं, आप सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन अच्छे से पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है सिक्योरिटीज़ इंक्लूड्स ऑल F&O इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट, इंडेक्स इज इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है तो निफ्टी बैंक निफ्टी को भी कंसीडर करता है। देख लो भाई, जो लेकिन करते हो रोक दो। नहीं फिर भी मैं ये कहूंगा कि देखो जैसे आप कंफ्यूज हो ना, वैसे हम भी कुछ जगह कंफ्यूज रहते हैं। तो बेटर ये है कि आप एक बार ईमेल लिख दो BSE को। एग्जैक्टली। अगर आपको ईमेल आईडी चाहिए तो मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा दूं। ये बहुत अच्छा करवाया। आप ईमेल कर दो BSE को कि भाई मैं ये करता था, मैं ये करना चाहता हूँ, करूँ या नहीं करूँ। नहीं करूं तो उसके पीछे आपके रेगुलेशंस क्या हैं वो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूं। ये BSE को किया जाए या सेबी को किया? नहीं, अभी सारे कंप्लायंस BSE देखता है। ओके। आपको BSE से ये अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपको कोई, अच्छा अब तो ऐड भी नहीं चला सकते आप, आपको ऐड चलाने के लिए भी BSE से अप्रूवल लेना पड़ रहा है। वो गूगल को डायरेक्ट लेना पड़ेगा जी। तो आप ऐड भी नहीं चला सकते, और वो भी मंथ में 3 ऐड चला सकते हैं, 3 ऐड का अप्रूवल ले सकते हैं। गॉड ग्रेस, आज तक मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, आज तक कभी मेरे को ऐड चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही चलाया हूँ कभी। और मैं ब्रोकिंग में आज जैसे रहा हूँ, तो जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है आज तक कभी मैंने स्टॉक्स नहीं डिस्कस किया। तो मुझे पता था कि स्टॉक, ये तो रेगुलेशन पहले से ही है जी, भाई आप स्टॉक नहीं सजेस्ट कर सकते अगर आप आ रहे नहीं हो जी। चलिए, ये था मतलब मेरा स्टार्टिंग से। नहीं फिर भी एक बार क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। Exactly, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये सही नहीं हो सकता है, ऐसा सही है ये जरूरी नहीं है। आप BSE को मेल लिखिए, BSE से, और जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई जाने अनजाने में कर रहे हो, तो एक बार क्लैरिफिकेशन लेना ज़्यादा बेटर है। नहीं सही है, आपके कम से कम आपके पास ऑफिशियल रिकॉर्ड रहेगा। कल के दिन अगर आप अभी उनको तरफ से अप्रूवल आ जाता है तो आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, और कल के दिन कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं और बाद में आपके ऊपर वापस से आते हैं वो, तो आप बोल सकते हो भैया ये रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने इस समय अप्रूवल लिया हुआ है या फिर मैंने इस समय क्लैरिफिकेशन लिया हुआ है। नहीं तो आज 2023 के केस में 53 करोड़ रुपए का नुकसान बैठ गया है, इन्हें फाइन ठोक दिया है पटेल जी पे। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2028 में 2024 के 2025 के कांड बाहर आ जाए। सही है, रेगुलेशन चेंज होने पर। तो आप अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करिए। देखिए हमारा हिंदुस्तान रिकॉर्ड पे बिलीव करता है। बिल्कुल। आप मैं वर्बली कितने भी कमिटमेंट कर लें, लेकिन वो प्रूफ तभी हो सकते हैं कोर्ट में जब आपकी लिखा पढ़ी हो। आप लिखा पढ़ी कर लो, BSE से एक बार क्लैरिफिकेशन ले लो और उसके बाद करो काम। मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में लॉस खा रहे हैं
जी ऑप्शन बाइंग मैक्सिमम करते हैं, और जो कैपिटल उनके पास होती है एवरेज, मुझे जहाँ तक लगता है 20,000, 25,000, 10,000 लेकर आते जी हैं। चाहे किसी ने अगर 10 लाख भी उड़ाया है ना, जी तो उसने कभी 10 लाख एक साथ नहीं डाला है, वो भी नहीं डाला है। 25-50 करके डाला है। तो आपको क्या लगता है ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा चाहिए? और इसमें भी 2 क्वेश्चन है। अगर कोई बंदा ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाने की सोच रहा है या सपने देख रहा है, लॉस खा के बैठा है, क्या बना सकता है वो? अभी मैंने ना बीच में रिसेंटली एक रील देखी थी किसी की, जिसमें वो बंदा कह रहा था, मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस सबके अलग अलग प्रोस्पेक्ट होते हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि 10,000 रुपये अगर आपके पास है तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ भाई जी, कितने लोग यहाँ पर सिल्वर स्पून लेके, गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो क्या उनको अधिकार नहीं है ट्रेडिंग करने का? बिल्कुल होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग करके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, नो डाउट। अगर 1 लाख रुपए तक है आपके पास तो साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि आपके पास बैकअप रहेगा। मान लो आपने 20,000 का ऑप्शन लिया है, 20,000 के ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का, जिसमें 20,000 रुपये की मार्जिन यूज हो रही है, आपने वो ऑप्शन लिया है, ठीक है। तो आपको मालूम है मेरे एक लॉट लिया, मेरे 80,000 रुपये फ्री पड़े हुए हैं। तो 80,000 रुपये आपको यहाँ पर हिम्मत देते रहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, 20,000 रुपये का ऑप्शन लिया ना अपन ने, इसमें भी स्टॉप लॉस है तेरा। हाँ स्टॉप लॉस है उसमें आपका, और आपके पास और 5 बार पार्टिसिपेट करने की हिम्मत है, ताकत है पैसों की। तो आपके जितने ज़्यादा पैसे रहेंगे उतने ज़्यादा आप कंफर्ट जोन पर रहेंगे, उतने ज़्यादा साइकोलॉजी को मेंटेन कर पाएंगे, आप पैनिक नहीं करेंगे, आप पैनिक में एंट्री एग्जिट नहीं करेंगे या ओवर ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन कोई ये कह रहा था उस रील में कि 10,000 रुपये अगर आपके पास है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं इसके एकदम अगेंस्ट हूँ। भैया देखो, जब तक आप इस स्विमिंग पूल में कूदोगे नहीं, तब तक आप इसकी गहराई को नाप नहीं पाओगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे अभी तक 2 साल पहले तक मुझे किसी ने बोला था कि यार दुबई में जाकर बंजी जंपिंग होता है ना, हाँ फ्लाई जो, वो करने का है। मैं दुबई तक पहुंच गया। दुबई तक पहुंचने तक मेरे अंदर डर था, मैं करूं नहीं करूं। ओके। लेकिन अल्टीमेटली जब किया ना, तब मजा लगा, तब पता चला यार वाओ, मजा आ गया। ये नहीं करता तो मैं बहुत बड़ी चीज मिस कर देता। तो अगर आपको अपना डर हटाना है तो आप बड़ी कैपिटल लेके थोड़ी डर हटाओगे, छोटे से आप 10,000 रुपए से ले। यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं निवेशक और ट्रेडर लोग, 10,000 रुपए डाल के सोचते हैं मैं 2,000 कमाऊंगा, 1,000 कमाऊंगा, 5,000 कमाऊंगा, 10 के 20 करूंगा। यहाँ वो गलती कर देते हैं। अगर कैपिटल 10,000 रुपए है, अगर आप 100 रुपए, 50 रुपए का भी बड़ी आसानी से आते हैं, यानी आप यहाँ पर बाय करो, आपको 100-200 रुपए का प्रॉफिट तो दिख ही जाएगा स्क्रीन पे। उसको अगर आपने समझ लिया उस प्रोसेस को, और ये प्रोसेस को समझने के लिए 10-20 रुपए की ही कैपिटल लगेगी। ज्यादा बड़ी कैपिटल में सीखोगे तो बड़ा नुकसान कर दोगे, पहले हिम्मत हार जाओगे। तो अगर 10-20 हजार रुपए भी है तो आप ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप कूदोगे नहीं तब तक गहराई नहीं नाप पाओगे, तो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपने एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा, इसी इतने बड़े क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन हो गए थे मेरे ख्याल से। आपने ये बोला कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकता है, लॉस क्यों करते हैं लोग? तो मैं बेसिकली कह रहा था, क्या ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाया जा सकता है? अच्छा हाँ, ऑप्शन बाइंग में बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ ना 93% लोग पैसा खो रहे हैं। बिल्कुल। 7% लोग पैसा बना रहे हैं। आपको मैं डेटा को और ब्रीफ करता हूँ थोड़ा, हमारे दर्शकों को भी देख के थोड़ा शॉक लगेगा, डिसअपॉइंट मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है। मैंने बनाया है। अगर मैं बना सकता हूँ तो दुनिया का हर कोई इंसान बना सकता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ। ओके जी, ये फैक्ट है। देखो, जो मेरे बारे में प्लस है मैं वो जानता हूँ, जो माइनस है वो मैं जानता हूँ। सेबी का डेटा ये कहता है कि 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया बाजार में, F&O ट्रेडिंग में। उसमें से 1 लाख रुपए बनाने वाले सिर्फ 1% थे, वो भी पिछले 3 साल में। 3 साल के एग्रीगेट वैल्यू बता रहा हूँ। तो सोचो लूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। लूजिंग प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोग रैशनल नहीं है। लोगों को रैशनल होना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग करने में कैपिटल जरूर कम लगती है, लेकिन मेहनत 10 गुना ज़्यादा लगती है। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, लोग आ रहे हैं 10-20 हज़ार रुपये लेके, और वो ये सोचते हैं कि यार गए तो भी क्या 10-20 हज़ार रुपये ही जाएंगे। ग्रांटेड वाले एटीट्यूड की वजह से वो फेल है। लेकिन हर कोई आया, चाहे वो 10,000 लेके आया हो, चाहे 20,000 लेके आया हो, चाहे 1 लाख रुपए लेके आया हो, चाहे 10 लाख रुपए लेके आया हो, आया बड़ा पैसा बनाने। वो बड़े पैसे बनाने के विजन में ना वो इंसान आज को खराब करता है। ऑप्शन बाइंग करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग को पकड़ना। किस टाइम? क्योंकि अगर आपका विजन मान लेते हैं, आज की बैंक निफ्टी चल रही है 50,000, निफ्टी चल रही 23,500, और रैंडम हम एक राउंड फिगर पकड़ते हैं 24,000। आपको पता है अगले 8 दिन में 24
24,300 जा सकती है। अब अगर वो 24,300 जाने में 15 दिन का टाइम लगा लिया और आपने 24,000 का सी बाय कर लिया जो 300 पॉइंट पे चल रहा था, अब वो 15 दिन के बाद या फिर एक्सपायरी के पास 23,300 हो गई, तो भी आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे, क्योंकि टाइम डिके, थीटा डिके उसकी वैल्यू को उसी लेवल पे रख देगा। एग्जैक्टली, यानी आपने जिस प्रीमियम पे बाय किया था वही रह जाएगा, उसी प्रीमियम पे वो एक्सपायरी में खत्म होगा। ये तो हो गया। 300 पॉइंट मार्केट जाने के बाद भी लॉस कर रहा है, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे बैठा है। हाँ, कहीं ओटीएम ले लिया तो वो जीरो भी हो जाएगा। लेकिन भाई साहब दीपक जी, उस 15 दिन के वेटिंग पीरियड में ना उसको देव दिखने लगते हैं, यार अब भागेगा कि नहीं, अब भागेगा कि नहीं, और उस प्रोसेस में ना एवरेज आउट करने लगता है लड़का। एग्जैक्टली, यार और थोड़ा ले लेता हूँ, और थोड़ा ले लेता हूँ, तो अब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि उसको रात में भी वो पोजीशन दिखने लगती है, और वो जब पोजीशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो तो जज क्या, फिर वो मान लेता है कि ये भी तो यार अब मेरी इसमें लंका लगने वाली है पोजीशन में, और वो 24,300 भी हो जाएगा ना तब तक होल्ड नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको डर इतना। देखो मार्केट में पैसा बनाना है तो सबसे पहले हमको डर को हटाना पड़ेगा। ये डर सबसे बड़ी बला है जो आप लोगों को लॉस करवाती है। अब वो डर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डर को हटाने के लिए आपको सटीक आंकड़ों तक पहुंचना पड़ेगा, और सटीक आंकड़ों तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो सटीक आंकड़ों तक मैं आप लोगों को पहुंचा सकता हूं। आप डेली वीडियोस मेरे देख सकते हैं अगर चाहे तो। मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरी 20 साल की तपस्या है वो आप लोगों को सर्व करके एक सटीक आंकड़ों तक पहुंचा दूं, और वो सटीक आंकड़ों को बेस बनाकर आप एटलीस्ट नुकसान ना करो। प्रॉफिट बनाना नहीं बनाना वो तो अलग बात है। सबसे पहले हमको यहाँ पर सीखना चाहिए लॉस होने से कैसे बचना है। लॉस होने से कैसे बचना, अगर वो सीख गए तो आपका कन्विक्शन हमेशा टॉप पे रहेगा, क्योंकि आप नुकसान नहीं कर रहे, कन्विक्शन टॉप पर है, कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे है, आपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन किया हुआ है, आपने थोड़ी साइकोलॉजी को सीखा हुआ बाजार में, आपका डर हट गया। आपका डर हटा ना, पैसा अपने आप धुआंधार पैसा बनेगा। सागर का पैसों का समंदर है ये बाजार, बस आपको बनाना, हमको लाना छोटा छोटा है, और वो छोटा छोटा लाने के लिए आप लोगों को रोज मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो ऑप्शन बाइंग करना चाहता है उसको टाइमिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, टाइमिंग पे काम करना चाहिए कि बॉस मैं ऑप्शन बाइंग के लिए ना वेटिंग पीरियड जाना। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज वेटिंग पीरियड बहुत चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, बाजार में लोग सुबह 9 बजे 9:15 बजे बाजार ओपन होगा, उनको 9:20 की कैंडल देख के ट्रेड लेना है, 9:30 की कैंडल देख के ट्रेड लेना है, 10 बजे की कैंडल देख के ट्रेड लेना है, और डेली ट्रेड करना है। अरे बॉस मैं कहता हूँ एंट्री में जितना वेटिंग पीरियड डालोगे उतना ज्यादा बाजार को समझ के डालोगे। आप पहले बाजार को पहले चला ही नहीं बाजार, आपने 9:15 को समझ लिया बाजार को, यानी आप तो बाजार को अपने बाजार का पिताजी समझ के आए अपने आप को। तो सबसे पहले वेटिंग पीरियड दो, बाजार को समझ लो, पहले बाजार को क्या करना है क्या नहीं करना है वो जान लो। मैं कहता हूँ 2-4 ट्रेड छूट जाएंगे चलेगा ना। आपने जो गाड़ी मेहनत की कमाई पूरी दुनिया से बचा बचा के सेव करी है उसको इस मार्केट में लगा रहे हो, और उसको 9:15 बजे की कैंडल पे आप जजमेंट लेके सौदा ले रहे हो, तो कैसे होगा काम? सही बात। तो वेटिंग पीरियड ज्यादा होना चाहिए, प्लस टाइमिंग पे फोकस होना चाहिए, प्लस ट्रेड कम होने चाहिए, प्लस आपके पास आंकड़े सटीक होना चाहिए, आपके पास ट्रेंड अच्छा होना चाहिए, आपका इन्हें एक माइंड के साथ कैपिटल इस्तेमाल करना चाहिए। देखो ऑप्शन बाइंग ना सबसे ज्यादा रिस्की है। क्यों रिस्की है? रिस्की क्यों है मैं कह रहा हूँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको मालूम होता है कि इतना ही नुकसान होने वाला है। जितने प्रीमियम का मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड लिया है उतना ही मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं चला तो थीटा डिके उसका गेम बजा देगा। बिल्कुल। तो रिस्की आप लोगों को ये सब चीजें करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जितना अच्छे से सीख के ट्रेड डालेंगे उतना कम ट्रेड डालेंगे। मैं कहता हूँ यार आज तक इतनी बार बाजार ऊपर नीचे गया है, 93% लोग पैसे ही नहीं खोते। अगर सब जगह पैसा बनाते होते हैं लोग तो सही बात है, पैसा खो रहे हैं लोग, तो यही सब गलतियों की वजह से खो रहे हैं। exactly. तो 2-4 ट्रेड मिस हो जाएंगी तो ये समझ के चलो, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल दो कि चल यार अच्छा हुआ शायद मैं पार्टिसिपेट करता तो मेरे को नुकसान हो जाता। एग्जैक्टली। लोग सोचते हैं कि यार फोम हो गया, ऐसे काश ये मिस हो गया, अरे बाबा आज तक पैसा कमाते रहता तो फिर क्या मिस हो गया वाली सोचने की बात ही नहीं थी। जो पैसे कमाता है उसका माइंडसेट क्या होता है, चल छूटा तो छूटा कल बना लूंगा। जो पैसे लॉस करने वाला तो क्या सोचता है, यार काश आज ट्रेड कर लेता मौज हो जाती। ये फॉल्स होप में लोग जी रहे हैं, उस वजह से नुकसान कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा बना सकता है बंदा, ये बात कंफर्म है। क्या बात। और 10-20 हज़ार रुपए की कैपिटल से इंसान मैच्योर हो सकता है, ये भी कंफर्म है। हाँ। तो ये कोई बोल रहा है अगर आपको कि 10-20 हज़ार रुपए की अगर आपके पास कैपिटल है तो बाजार में मत आओ, बिल्कुल आना चाहिए।
अपने आप, लेकिन उससे ये समझ के चलो कि ये ट्यूशन फीस मेरे को देनी पड़ेगी, जो हर किसी को देनी पड़ती है, कोई इस ट्यूशन फीस से नहीं बच सकता है। कुछ नहीं तो कम से कम रिग्रेट तो नहीं रहेगा यार, मैंने ट्राई किया होता तो शायद मैं कुछ कर लेता। जी, बहुत अच्छी बात है यार। सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूँ आपको मैं इस बाजार का। आपने पैसा बनाया इस बाजार से, यहाँ पे बैठे जितने भी लोग रहेंगे, आपके पास कोई भी रहेगा, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपके पापा हो, आपके मम्मी हो, आपके रिलेटिव हो, किसी को कानो कान खबर नहीं लग सकती कि आपने पैसे बनाए। सुमड़ी में गुमड़ी होती है यहाँ पर, तो इससे अच्छा बिजनेस क्या चाहिए। बिल्कुल, बैठे बैठे पैसा आ गया, सबसे बड़ी बात किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तुम तो घर में ही बैठे हो भाई। अरे ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है यार। कभी थोड़ा मेहनत वाले काम भी कर लिया करो। अरे बाबा, हम जानते हैं कितना हमको मेहनत लग रहा है। ये सही बात। ऑप्शन की ट्रेडिंग करना या फिर मार्केट से पैसे कमाना लोगों को आसान लगता है, लेकिन हम ट्रेडर कम्युनिटी को ही पता है इसमें कितना टॉर्चर सहन करना पड़ता है हमको। तो आप MCX पे भी काफी ज्यादा ध्यान देते हो जी। तो अभी गोल्ड, जैसे एक बड़ा गोल्ड अगर करने जाते हैं, काफी मार्जिन मनी बढ़ गया है जी, 7 लाख 7.5 लाख रुपए के 7 आसपास लाख लगता है। वैसा मैं बहुत टाइम से नहीं देखा हूँ, वैसी लिक्विडिटी वगैरह है बड़े गोल्ड में? नहीं, अभी कुछ 4-5 सालों से कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स CTT STT हमारे स्टॉक मार्केट में आया था। CTT ये 4-5 साल मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो गया। जब से आया तब से मार्केट में लिक्विडिटी में थोड़ा फर्क आया है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ऑप्शन की ट्रेडिंग गजब की हो रही है। 2014-15 तक अगर मैं क्रूड ऑयल को देखता था तो 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते थे पर डे बोल रहा हूं मैं। आज वो 20,000 30,000 40,000 पे रह गए। वॉल्यूम में कमी आई है, लेकिन ऑप्शन उससे 25 गुना ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं। ऑप्शन उस टाइम पे इतने लिक्विडेट नहीं थे, बट अभी है। और एक फर्क ये आया है कि बायर और सेलर में डिफरेंस रहता है थोड़ा। यानी अगर आप मेगा गोल्ड की बात करें तो अगर हमारा 85,000 का भाव है तो 85,000 30 पे सेलर खड़ा रहेगा, 85,000 पे बायर खड़ा रहेगा। 3,000 का फर्क पड़ जाता है मतलब सीधा। जी हाँ, ये है। तो जो अगर बैंक निफ्टी कर रहा था आज तक, जैसे जस्ट नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बैंक निफ्टी कर रहा था, पैसे नहीं बना पा रहा है, उसको लग रहा है कि यार लग रहा है ना बैंक निफ्टी से मेरे पैसे नहीं बनेंगे, क्या उसको जाना ट्राई करना चाहिए क्रूड के ऑप्शन, गोल्ड के ऑप्शन, सिल्वर के ऑप्शन? नहीं, देखिए आपने ये कहा कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसे नहीं बना पा रहा, क्या उसको ट्राई करना चाहिए? क्योंकि जो ऑलरेडी बना रहा है वो शिफ्ट नहीं करना चाहोगे यार, एक जगह से पैसा बन रहा है मैं क्यों जाऊंगा। इसमें ना मैं थोड़े से ऐसे चीजें बताना चाहूंगा जो शायद हमारे दर्शकों ने सोची भी नहीं होगी कभी और सोचेंगे भी नहीं कभी। देखो, इक्विटी मार्केट में अनसक्सेसफुल है बंदा, और ये जो कमोडिटी मार्केट है ये मेरी समझ में दुनिया का सबसे खतरनाक मार्केट है। क्यों? उधर पुतिन साहब ने कुछ कहा, इधर इफेक्ट आएगा। उधर ट्रम्प साहब ने कुछ कहा, इधर इफेक्ट आएगा। यूएस का कोई डेटा खराब आया, कमोडिटी मार्केट में इफेक्ट आएगा। उधर रिफाइनरी, क्रूड की रिफाइनरी में कुछ पंगा हुआ, इधर इफेक्ट आएगा। भयंकर डायनामिक है। अगर इतना ज्यादा डायनामिक है और जरा फॉल्स न्यूज में चल जाता है बाजार, फॉल्स न्यूज पे चल जाता है बाजार। आज से 10 मेरे ख्याल 15 साल पहले की बात है, एक फॉल्स न्यूज आ गई थी टीवी में कि कहीं तो भी बम धमाका हो गया। अच्छा। उस पे भाई साहब क्रूड $10 रिएक्ट कर गया था, और 1 घंटे बाद वो न्यूज कूल डाउन हुई कि नहीं यार ये र्यूमर थी, और ढह गया। सोचो, र्यूमर पे चल जाता है तो रियल डेटा पे तो चलता ही है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डेटा होते हैं, नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा होते हैं, क्रूड ऑयल के डेटा आते हैं, ऐसे बहुत सारे डेटाज आते हैं। उस डेटा के इफेक्ट यहाँ रियल टाइम पे होते रहते हैं। तो आपने मुझसे ये कहा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो अनसक्सेसफुल है उसको यहाँ जाना चाहिए क्या? भैया, यहाँ पर अनसक्सेसफुल है, सोचो ये बिल्ली है और वो शेर है। आप बिल्ली से नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या आप शेर से जीत जाओगे? लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा, जो भी बंदा निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहा है वो कर सकता है, या या फिर कहीं पर भी काम कर रहा है वो कर नहीं सकता, उसको ट्रैक जरूर करना चाहिए MCX। हाँ। क्यों करना चाहिए ट्रैक? क्यों? क्योंकि अभी हम ट्रम्प काल पे जी रहे हैं। ठीक है। अभी हमारे ट्रम्प साहब जीत गए। ट्रम्प साहब ने ट्विटर पे बाजार चला देते हैं। दूसरे एलन मस्क भाई। जरा सा कुछ भी उन्होंने बोला, जैसे अभी टैरिफ्स के बहुत न्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल, कि भैया मैंने चाइना पे, मैंने कनाडा पे, मैंने मैक्सिको पे टैरिफ बढ़ा दिए। दूसरे दिन दूसरी जगह के साहब उठेंगे, हमने भी बढ़ा दिए। जैसे ही चाइना से आया कि भैया हमने भी टैरिफ बढ़ा दिए, ट्रम्प साहब बोल रहे नहीं, अभी हम थोड़ा बात करेंगे। अभी 30 दिन का टाइम, अभी हम थोड़ा 30 दिन का टाइम लेंगे। सिर्फ ट्विटर पे बाजार चला दिए इन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज मान के चलो, उधर ट्रम्प साहब ने ये तो अभी इंसिडेंस हुआ कि 30 दिन का टाइम फ्रेम ले लिया कि हम निगोशिएट करेंगे, हम बातचीत करेंगे। मान लो ये रियल हो जाता तो हमारा इक्विटी मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करता,
हमारा इक्विटी। अब अच्छा, ये ट्रम्प साहब टैरिफ क्यों बढ़ाना चाहते हैं, इसका लॉजिक पता है आपको? ट्रम्प साहब चाहते हैं कि हमारे देश में बाहर की चीजें इंपोर्ट ही ना हो, ये एक रीजन है। वो चाहते हैं कि मेड इन अमेरिका सब यूज करें, चाहे वो थोड़ा महंगा पड़े, बिल्कुल, ताकि घर का पैसा घर पे ही रहे। चाहे हम अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो दूसरे देश का सामान महंगा आएगा, तो इक्विवेलेंट टू अमेरिकन कॉस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए वो चाहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए और हमारे लोकल कंजम्पशन ज्यादा बढ़े। तो अगर ये रियल हो जाता तो इससे क्या होता था? इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिस्टर्ब हो जाते। बिल्कुल होता है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिस्टर्ब होते तो डिस्ट्रप्शन हो जाता सप्लाई में। इससे क्या होता? कमोडिटी मार्केट हिलता। कमोडिटी मार्केट तो हिलता, इक्विटी मार्केट टूट जाता, क्योंकि कंपनियों की ग्रोथ डिपेंड करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि हमने कोई हिंदुस्तान में कंपनी खोली है तो सिर्फ हम डोमेस्टिक लेवल पे ही उसको सस्टेन करने जाते हैं। हमारी ऐसी बहुत सारी इंडियन मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। आज हमारी आईटी सेक्टर पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इफेक्ट आएंगे। तो आपको, मैं ये कह रहा था, आपको कमोडिटी मार्केट क्यों ट्रैक करना चाहिए? क्योंकि आपको डॉट्स कनेक्ट करते आएंगे बाजार के। ये देखो, यहाँ पर ना मेरा मानना है दीपक जी, मेरा बाजार में ना 70% मैं ये मानता हूँ। देखो, मैं अभी तक तो सक्सेसफुल हूँ बाजार में, और मैंने मोटा पैसा कमाया भी है बाजार से। अब अगर मैं मोटा पैसा कमाया हूँ तो कुछ चीजें में जो मैं बोलूंगा तो वो वैलिडेट हो सकती है। बिल्कुल। अगर कोई ऐसा बंदा बोले कि जो इसने आज तक लॉस किया हुआ और कोई चीज को बोले तो शायद अनएक्सेप्टेड रहे। मेरा ऐसा मानना है कि 70% साइकोलॉजी काम करती है, और 70% साइकोलॉजी को इनबिल्ट और कंक्लूजन तक लाने के लिए आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, और डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा। कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो आपको कमोडिटी में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कमोडिटी को ट्रैक जरूर करना चाहिए। मैं ये पूछने का मेरा मेन रीजन था, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बट मेरे पूछने का रीजन था आजकल क्या चल रहा है यूट्यूब पे। भैया तुम इंडियन मार्केट में बहुत डायनामिक्स आ गए हैं, इंडियन मार्केट में बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो यहाँ पे पैसा नहीं बना पाओगे, मेरे साथ आओ, मैं बनवाता हूँ। बेसिकली मेरा कहने का मतलब, मैं डायरेक्टली क्रिप्टो में नहीं गया, बट मैं क्या क्रिप्टो में बना सकते हैं, क्या कमोडिटीज में बना सकते हैं। तो मेरा भी मानना यही है भैया, जब तुम अपने घर के मार्केट में चार्ट वही है, प्राइस तुम वहां नहीं बना पा रहे हो, क्रिप्टो में तो एक सिंगल मोमेंटम में बड़े बड़े पॉइंट्स आ रहे थे, $500 $800, वहां तो लिक्विडेट हो जाएगा आपका अकाउंट। तो बेसिकली मैं आज तक कभी क्रिप्टो भाई साहब, लिवरेज कितना है वहां पर? 500x लीवरेज, 500x, यानी $1 पे आप $500 का ट्रेड ले रहे हो। देख लो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। जैसा आपने मुझसे पूछा निफ्टी बैंक निफ्टी में जो अनसक्सेसफुल है तो क्या उसको कमोडिटी में शिफ्ट हो जाना चाहिए? मेरा डिनायल था कि नहीं करना चाहिए। पहले आप इसको ना 3 तरीके से समझाता हूँ मैं अपने दर्शकों को। ठीक। एक, आपने ये सुना होगा कि जो बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, क्योंकि पढ़ता ही इतना है। वो उसको हर एरिया का नॉलेज रखना पड़ता है, करंट अफेयर का नॉलेज रखना पड़ता है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या गवर्नमेंट बन रही है, कहाँ पर क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं, बाजार में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या चल रही है, सब ज्ञान रखना पड़ता है। उसको अगर अपन बोलें कि भैया तू बीकॉम का एग्जाम दे दे, आसानी से कर लेगा, वो कर लेगा ना। बिल्कुल। तो अगर आप सब बाजार को समझोगे तो आप इक्विटी मार्केट और निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपने ब्रॉडर वे देखकर छोटे, पता है आपको, हाँ, नैरो एरिया पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ब्रॉडर मार्केट को कैप्चर करके। ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट आपका ये है कि क्रिप्टो में कर लेना चाहिए, तो मेरा पहला डिनायल कमोडिटी के लिए नहीं था, तो क्रिप्टो के लिए कैसे हाँ हो जाएगा। दूसरी बात, देखो, पैसे अल्टीमेटली हम बाजार में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं? पैसे के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप यहां पर पैसा नहीं बना पा रहे, वहां पर पैसा बना लोगे? जब आप नैरो मार्केट को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, 93% लोग पैसा नैरो जगह पे खो रहे हैं, आप तालाब में तैर नहीं पा रहे, आप समुद्र में जा रहे हो। भैया वहां वेव्स होती हैं समुद्र में। सही बात। उसको कैसे लड़ोगे? मेरे को स्विमिंग आती है, सच बता रहा हूँ, मुझे स्विमिंग आती है, मैं अच्छा खासा 1-1 घंटा स्विमिंग कर सकता हूँ, तब भी हम समुद्र में, लेकिन मैं समुद्र में जब जाता हूँ ना, फटती मेरी। क्यों यार? कहीं वेव्स अंदर ले गई तो, कहीं खारा पानी मुंह में घुस गया तो, बेहोश हो गया तो, सबकॉन्शियस हो गया। अब यार डर तो लगता ही है ना। तो जब आप नैरो जगह पर आप अपने आप को स्किल अप नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, तो आप कैसे पैसा बना लोगे? दूसरा मेरा एक और पॉइंट है यहाँ पर, पता नहीं मुझे यहाँ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, सबके एक अलग अलग प्रॉस्पेक्ट होते हैं, लेकिन क्रिप्टो का कोई माए बाप नहीं है। नो डाउट ये बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, सब ठीक है,
लेकिन इनकेस कितने हजार, 5,000 क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होती शायद, नंबर कितना ऐसे कुछ 5,000 क्रिप्टो करेंसी, अच्छा नहीं क्रिप्टो करेंसी बहुत है एग्जैक्टली, जिसका मन पड़ रहा है वो टोकन, ये टोकन, वो टोकन, तो ये कितने सारे हैं। बिल्कुल। मान लो चलो बिटकॉइन को एक साइड में रख देते हैं, हाँ। बाकी सब जगह पे भी लोग सुन के फोमो में पैसा डाल रहे हैं। मान लो कल ट्रम्प कॉइन आ गया, एलन मस्क साहब का एक कॉइन आ गया, हर कोई अपने वाइफ के नाम का एक कॉइन आ गया। मान लो कल के दिन उन्होंने बोला हमको नहीं करना है इसको कंटिन्यू, बंद कर दो, नहीं हो, क्या कर लोगे आप? हमारे यहाँ तो रेगुलेटेड भाई साहब, हमारे देश से आदमी पैसा लेके भाग जाता है, दूसरे देश में शटल हो जाता है, उसको पकड़ के लाया नहीं जा रहा है हिंदुस्तान में। आपने उनकी करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर लिया, तो कद्दू आने वाला है वापस। और आप कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है ना, रेगुलेटेड नहीं है। हाँ। और मेरा एक और लॉजिक है, देखो 2003 में मेरे ख्याल से डार्क वेब आया था, और 2008 में हमारा लेमन का कांड हुआ, क्रैश हुआ, लेमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ। 2003 से 2008 तक ये सब बिल्ड, यानी डार्क वेब तो लॉन्च हो चुका था, लेकिन हर सिस्टम को मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है। 2008 तक वो मैच्योर हो चुका था। अब लेमन ब्रदर्स का क्रैश होने के बाद देखो बड़े लेवल में ना आपके ऐसी इवेंट होती होंगी, ऐसा सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है, ऐसा सेटअप होता होगा, इकोनॉमी को रिवाइव करना है, प्लान्स बनाने हैं, कैसे सब चीज़ों को व्यवस्थित करना है। यार हमारे घर में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो जाए ना, बाप बेटे के बीच में झगड़े हो जाए ना, महीनों तक चलते हैं वो। बहुत सारे केसेस में जो मैच्योर्ड लोग हैं वो समझ लेते हैं, आज चल सुबह हुआ शाम के एक थाली में खाना खा लिया, होता है ये भी। लेकिन अगर कोई बड़ा विवाद हो जाए तो महीनों भी चल जाता है। कोई दो भाइयों के बीच में देख लो, दोनों भाई के कोठी है यहाँ पे, लेकिन एक छोटे से टूटे हुए गांव के घर के लिए लड़ाइयाँ सालों साल चल रही हैं। तो सोचो ये झगड़े नहीं सुलझ पाते, तो वो झगड़ों जब लेमन ब्रदर्स, जब ये डार्क वेब आया, डार्क वेब का लेमन ब्रदर इतना बड़ा वो इशू हुआ, उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि उस समय हवाला सिस्टम इतना मैच्योर्ड नहीं था, और शायद कैश ट्रांसफर करने में भी तकलीफ आती थी, आज भी आती होगी। तो सबसे बेस्ट था इन लोगों के लिए एक ऐसा कॉइन लॉन्च करना, या फिर ऐसा कॉइन्स की उपज हो गई कह लो बाय मिस्टेक या फिर कोइंसिडेंटली, क्योंकि उसके पहले तो बिटकॉइन कोई नहीं जानता था ना। बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है जानबूझकर इसको जिसने बनाया उसका नाम जानबूझकर छुपाया गया है, ताकि कल के दिन कभी कोई बड़ा कुछ हो जाए, सपोज मान लो कि भाई बिटकॉइन का स्वर्गवास हो गया मैं नहीं चाहूंगा ऐसा कुछ हो, क्योंकि बेचारे बहुत लोगों के पैसे लगे हैं, और इन्फ्लुएंसर लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल चुके हैं। क्या ही बोलेंगे उसके बारे में, तो अलग ही दुनिया में चला जा चुका है। देखो हो सकता है आज मैं निगेटिव हूँ, कल पॉजिटिव हो जाऊं, लेकिन फिर भी आज के जो मेरे प्रोस्पेक्ट है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो कल के दिन अगर बंद हो जाता है तो सब पैसे डूब गए आपके। तो जो बिटकॉइन आया और बिटकॉइन को सब लोगों ने प्रमोट किया, और जो देखो डार्क वेब में बहुत सारी गलत एक्टिविटीज होती हैं, यानी जैसे मुझे कोई भी काम करवाना है, अपने यहाँ पर अपन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं अपनी, हाँ ऑडियंस गैस कर सकती है, कमेंट में लिख सकती है, क्योंकि अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपन ऐसे ब्लंडली कोई भी चीज़ों को नहीं रख सकते हैं जो अपन अपने परसेप्शन है। हाँ ये हमारा सोच है। हाँ तो अभी मान लो मुझे कोई XYZ काम करवाना है और मेरे को उसका मनी ट्रेल नहीं छोड़ना है, तो मनी कैश में फिर भी मनी ट्रेल होता है, लेकिन क्रिप्टो में कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो अगर क्रिप्टो में कोई मनी ट्रेल नहीं है, और अगर ऐसी एक्टिविटीज के लिए इनकेस बिटकॉइन यूज होता होगा, तो आप जाने या अनजाने में हो सकता है ऐसी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे हो, आप जानते भी नहीं कि आपके व्यवहार, आपके ट्रांजैक्शन की वजह से कितना बड़ा डैमेज हो चुका है। तो उस वजह से मेरी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ टूवर्ड्स आवर सोसाइटी, तो मुझे नहीं करना है, बाकी जो कर रहा है करे। अल्टीमेटली अगर मैं एक दावा कर सकता हूँ, यहाँ पर 93% लोग पैसा खो रहे ना कर इंडियन स्टॉक मार्केट में, वहाँ 99% लोग पैसा खोएंगे। तो अल्टीमेटली 1% पैसा बनाएगा, और अगर 1% में आप इतने एक्सपर्ट हो तो जाओ, अल्टीमेटली सबका गोल पैसा ही कमाना है ना। एग्जैक्टली। तो मेरा भी यही बेसिकली माना था, इसलिए मैंने आपसे ये राय जानना चाहा आपका कि भाई जब तुम अपने घर की मार्केट में नहीं बना पा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो क्रिप्टो में, जहाँ इतनी वोलेटिलिटी है, इतना कुछ है। देखिए अब हमारी सरकार भी इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है, उसके 10 बुद्धिजीवी 10 ज्ञान दे सकते हैं हमको यहाँ पर,
लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्टेड नहीं है। बट गवर्नमेंट अगर नहीं करेगा, हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट जिस दिन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगी उस दिन अपन दोनों भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं तो कर लूंगा, आपका मुझे पता नहीं। नहीं चला लेंगे हम भी। तब मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं गलत था हर जगह। गवर्नमेंट के तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत यार ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए वहां पर, हमसे ज्यादा 100 टाइम्स ज्यादा मेहनत करके लोगों ने पढ़ लिख के इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब समझ के वहां पर बैठ के डिसीजन लेते हैं। ऐसे थोड़ी ले रहे हैं भाई। और उनका विजन ऐसा नहीं होता कि आज पैसे बनाना है, कल पैसे बनाना है, कल के लिए नियम बनाने 50 साल आगे 20 साल 50 साल का आगे सोचकर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ना ही मैंने कभी क्रिप्टो में एक ट्रेड भी नहीं किया, एक सिंगल ट्रेड नहीं किया है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं कमोडिटी में काम नहीं करता हूं। मैं स्टॉक्स में रिकमेंडेशन जो मैं लेता हूं वो रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। ऐसी कोई भी सिक्योरिटीज में जिसमें हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं एज ए कंपनी, एज ए रिसर्च एनालिस्ट, हम उस पर काम नहीं कर सकते। 35 का एक फॉर्मूला है, यानी लेने के 5 दिन बाद और लेने के 30 दिन पहले तक हम उसमें एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। तो जब मेरे लिए ना देखो, क्रिप्टो तो अपन ने अलग ही कर दी बातचीत में, बाहर की फॉरेन करेंसी को भी हमने अलग कर दिए, फेमा एक्ट जो भी फेमा एक्ट हो जाता है, हमने कमोडिटी को अलग कर दिए, हमने जिन सिक्योरिटीज में बात करते हैं हमने उसको अलग कर दिए। तो मेरे लिए ना बहुत लिमिटेड स्पेस बच जाता है जिसमें मैं काम कर सकूं। बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी। अच्छा, इसमें कोई रोक नहीं होता? इसमें भी होता है। अच्छा, इसमें भी अगर मैंने एक स्ट्राइक प्राइस का दिया हुआ है तो मैं सेम स्ट्राइक प्राइस में एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। ओके, फ्रंट रनिंग हो जाएगा वरना। नहीं देखो, फ्रंट रनिंग आइडियली तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। नहीं, आप 5,000 करोड़ लेके बैठो, सच बता रहा हूँ दीपक जी, कभी एक्सपीरियंस करना, चलो करोड़ 2 करोड़ से तो कर ही लेना, आप सौदा डालोगे ना, सौदा गायब हो जाएगा, सौदा 10 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा, एट द मनी में कर रहे हो। एग्जैक्टली, इतनी लिक्विडिटी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फ्रंट रनिंग इधर पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम लोग सेफर जोन में रहने के लिए हम वो कोई काम नहीं करते हैं जिसमें कि हमारे सौदे और हमारी रिसर्च में मैच हो जाए। तो मैं ये कह रहा था आपको कि देखो, आज लोगों के पास ना जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसके पास 100 ऑप्शन है। मैं प्रॉफिटेबल हूं, मेरे पास भी 100 ऑप्शन है, लेकिन मेरे लिए स्कोप सिर्फ 3 चीज़ों में बचा हुआ है। लेकिन उन 3 चीज़ों में भी मैंने इतनी महारत हासिल करी हुई है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। क्या बात। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपको 1000 जगह मिलेगी, चूज आपको करना है कि आप किस में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सही कह रहे हो। ठीक है अमित जी, अभी जैसे आज हमने देखा अस्मिता जी के साथ ऐसे हुआ, फिर सेबी बहुत सारे रेगुलेशंस लेके आ रही है, तो 3 महीने के पहले के चार्ट पे पढ़ाना है, इस हिसाब से तो यार कोर्सेज बिकना बंद हो जाएगा या बेच नहीं सकते कोर्सेज? नहीं देखिए, हर चीज़ की एक जर्नी होती है। जब आप पैदा हुए थे, जब मैं पैदा हुआ था, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का कोई भी इंसान एक दूसरे को नहीं जानता था। सिर्फ जब बच्चा पैदा होता है सिर्फ स्पर्श से अपनी माँ को फील कर पाता है। बराबर है, बिल्कुल। सिर्फ स्पर्श उसको अनुभूति करवाता है कि ये मेरी माँ है। धीरे धीरे जैसे से वो बड़ा होता है, आंखें खुलती है, समझता है, देखता है, बार बार एक ही आदमी को देख रहा है, तो जान जाता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। फिर धीरे धीरे रिलेटिव को भी जानता है। ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए अगर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो आपको साम दाम दंड भेद सब सीखने पड़ेंगे। उसमें एक प्रोसेस का पार्ट ये भी होगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरी स्ट्रैटेजी खरीद के आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे या फिर आपको कोई दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, वो बदमाश है। वो बदमाश भी है और वो गलत भी है। तो कोर्सेज तो करने चाहिए इंसान ने, बिना कोर्सेज करे वो प्रोसेस को कैसे फॉलो करेगा? जब एक बच्चा ही अपने माँ बाप को नहीं जान पा रहा है, आज हम सब एक दूसरे को जान पा रहे हैं तो सिर्फ एक ह्यूमन टच की वजह से ना, एक फीलिंग की वजह से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, एक ही एरिया होने, एक ही डोमेन होने की वजह से। एग्जैक्टली। तो कोर्सेज करने पड़ेंगे। कोर्सेज करके आप, जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, मैं हर कोई यहाँ पर गूगल मैप इस्तेमाल करता होगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से गांव खेड़े में भी, छोटे छोटे गांव में भी लोग आजकल गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं। कर रहे हैं, हाँ। क्यों करते हैं हम गूगल मैप इस्तेमाल? हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये डेस्टिनेशन से मेरे को उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, क्या रास्ता, कौन सा रास्ता सही है, कितना टाइम लगेगा। गूगल मैप में कभी ये नहीं पता चलता हमें कि रोड में पत्थर कितने होंगे, गड्ढे हैं, पत्थर, ये पता नहीं चलता। हमको टाइम पता चल जाता है और हमको राइट रास्ता पता चल जाता है। तो राइट जगह पे पहुंचने के लिए कोर्सेज जो है वो एक माध्यम हो सकते हैं, वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप उससे प्रॉफिटेबल बन जाओगे
उसकी गारंटी नहीं देना चाहिए लोगों ने एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोगों का क्या है ना, यहाँ पर मुझे कभी कभी पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं कि वो पैसे बना रहे हैं इसलिए मेरे को खुन्नस है, मेरे को खुन्नस इस बात से है कि लोग ये लॉकडाउन में पैदा हुए यानी एज ए मार्केट के एनालिस्ट और एज ए इन्फ्लुएंसर, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये कोर्स सीख जाओ तुम, बेसिक टू एडवांस, और तुम बन जाओगे अब्जोपति और प्रॉफिटेबल। बॉस 4 साल यानी लॉकडाउन लगा अपना 2020 में लगा था पहला लॉकडाउन, 20 से 25 साल में 5 साल हुए, 25 का तो हम इनिशियल यानी 4 साल हुए। 4 साल में वो बंदा स्टॉक मार्केट भी सीख गया, कोर्सेज भी बना दिया, प्रॉफिटेबल भी हो गया, बेच भी मारा। सही है। कैसे पॉसिबल है? अब गलती किसकी दोगे, ये जिन्होंने कोर्स बनाया, जिन्होंने खरीदा? नहीं, एक्चुअली सामने देखो, जब हम किसी की भी कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो ये पहली हमारी जवाबदारी है समझने, बैकग्राउंड चेक करने की कि वो बंदा कितने साल से मार्केट में है, कितने साइकिल उसने देखा है, क्या वो प्रॉफिटेबल है। ये जरूर प्रॉफिटेबल वाला एलिमेंट हम हटा देते हैं, क्योंकि हर कोई प्रॉफिटेबल रहे। जैसे कि अब विराट कोहली साहब का जो कोच है, जरूरी नहीं कि वो अच्छा क्रिकेट ही खेलता होगा या इंडिया के लिए खेल रहा होगा, लेकिन विराट कोहली के कोच है, लेकिन विराट कोहली खेल रहा है, तो सीखना चाहिए। अच्छे कोच हो सकते हो आप, लेकिन वहां पर ये क्लेम करना गलत हो जाता है, तुम भी बन जाओगे, आप भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे पहली, और दूसरी 70-80% एक्यूरेट है मेरी स्ट्रेटेजी। ये सिर्फ एक गूगल मैप है, आपको ये डेस्टिनेशन बताएगा, आपको राइट अप्रोच बताएगा, गड्ढे कितने आएंगे वो नहीं बताएगा, ध्यान से आपको चलना। वो गड्ढे जो कोर्स बेच रहा है उसने बताने चाहिए कि भैया गड्ढे आएंगे, उसका मेरे को पता ही नहीं तेरी लाइफ में कितने गड्ढे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। अब ये बता देगा फिर कोर्स नहीं बिकेगा, ये बता देगा तो कोर्स नहीं बिकेगा। तो ये कंज्यूमर की भी गलती है। सही है। वो सोचते हैं मैं एक कोर्स कर लूंगा, मैं बन गया खतरनाक, यानी मैं बन गया प्रो ट्रेडर। भाई एक बात बताओ दीपक जी, मुझे 100 में से 93 लोग पैसा खो रहे हैं, 7 लोग पैसा बना रहे हैं, यानी कि 1,13,000 लोग 3 साल में 1 लाख रुपए के ऊपर बनाए हुए हैं। 1,13,000 लोगों ने, मेरे ख्याल से 1,13,000 लोगों के कोर्सेज भी बिक रहे होंगे बाजार में। सही है। अगर 1,13,000 लोगों के कोर्स बिक रहे हैं तो इसका मतलब वही सारे प्रॉफिटेबल हैं, और उन्होंने 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं बनाया, 1 लाख रुपए तक ही बनाया। डाटा तो वही कह रहा है, डेटा तो वही कह रहा है, या फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, या डेटा झूठ, या फिर वो जो क्लेम कर रहे हैं वो गलत है, कि भैया आप ये स्ट्रेटेजी सीख जाओ आप तुर्रम खा बन जाओगे। नहीं होता। एक राइट अप्रोच को अपने अंदर ढालने के लिए कोर्सेज करने चाहिए। बिना कोर्सेज, देखो मेरे को एक लाइफ में रिग्रेट है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, मैं 2004 में अपनी जर्नी स्टार्ट किया, ठीक है, 2004 से 2007 तक, दीपक जी ध्यान से सुनना, ये हर कोई नहीं कर सकता। 2004 से 2007 तक मैं बिना सैलरी के काम किया हूँ, सिर्फ एक ललक की वजह से कि मेरे को सीखना है। यहाँ पर हर कोई आता है ना, पेमेंट कितनी दोगे पहले, पैसे बताओ, उसके बाद सीखना समझना वो बात की बात है। पहले मेरे को बताओ कॉम्पनसेशन कितना दोगे। बहुत सही कह रहे हो। इवन मैं अपना भी स्टोरी एक बताता हूँ। मैं जिस शॉप पे काम करता था, उनका जो ऑनर था वो कमोडिटीज़ करते थे, तो वो भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं थे, बट टिप्स वगैरह देते थे वो। तो बेसिकली मेरा ना इंटरेस्ट आ गया था, और मेरी तनख्वाह उस टाइम 2200 रुपये थी। मैंने अपना तनख्वाह कम करवा लिया, 1200 में मैं उनके वहाँ पे काम करने लगा, क्योंकि मेरे अंदर सीखने के लिए। तो आपने उनको बोला कि मेरा 2200 से 1200 कर दो। मेरे को, मैं जिसकी दुकान पे काम कर रहा हूँ वो उसका शॉप इलेक्ट्रिक का था जी, बट उसका सेम सामने ऑफिस था, और वहाँ पे स्टॉक मार्केट चलता था। मेरा इंटरेस्ट वहाँ था। तो आपका जॉब इधर लगा था, आप उसको बोले मेरे को उधर शिफ्ट कर दे, मेरे को 1200 रुपये दे दे। वो कह रहा है पैसे कम मिलेंगे, मैं मंजूर है। दीपक जी यही वजह है कि आप आज यहाँ बैठे हो। एग्जैक्टली, मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, मुझे लगा यार वो काम सीखना है मुझे। हाँ, तो चाह होनी चाहिए हमारे अंदर कि भाई मेरे को सीखना है, तो मेरे को सहना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। वो टाइम तो ऐसा था, मैं आपको बताऊँ अमित जी, कि मतलब 3-3, 4-4 लाख रुपए से ना स्टॉक्स चल जाया करते थे। अच्छा, यानी छोटे मोटे स्टॉक। हाँ, छोटे मोटे। वो 2010 की बात करो, 10-11 की बात। हाँ, 3-3, 4-4 लाख से स्टॉक चल जाएगा। तो उस टाइम शनिवार को ही मार्केट खुला करती थी। जी हाँ, हमने काम किया हुआ है। हाँ, उस समय 10 बजे MCX खुलता था। एग्जैक्टली, और 5 बजे बंद होता था। बिल्कुल, वो टाइम भी देखा हुआ है हमने। तो सीखने में टाइम डालना चाहिए इंसान ने, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। कोर्सेज भी करने चाहिए, कोर्सेज से आपको सही रोड मैप मिलेगा। सही है। और ये समझ लो कि एकदम से आके यहाँ पर एक बात मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ना 2009 से 2011 2 साल ऐसी ग्रोथ देखी, यानी वाकई में बिटकॉइन बना हुआ था मैं
अच्छा, मुझे लगा बिटकॉइन लिया हुआ था। 33,000 से 1 लाख पे रुका सीधे। और अभी तो खैर बिटकॉइन गिरा नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे वो रैली बता रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी और जितनी फास्ट ग्रोथ होती है ना, उतनी हानिकारक होती है। समझ लो बिटकॉइन वालों, इन्हें ये हिंट दे रहे हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आज समझ जाओगे हमारी बात सुन के तो बहुत कुछ बचा लोगे, टाइम भी पैसा भी। वरना टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, डिमोटिवेट भी हो जाओगे, काम भी नहीं कर पाओगे और फिर कहोगे ये बाजार खराब है। चलिए, ये आपने बोला कि मतलब किसी को भी अगर आगे बढ़ना है तो एक बार इसको कोर्स परचेज करना चाहिए, बेस बनाना चाहिए। बट अगर यार हर बंदा सीख गया या हर बंदे ने कोर्स ले लिया तो आपकी दुकान कैसे चलेगी टिप्स वाली? दीपक जी, मैं इसका आंसर देता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आप भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं, मैं भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता हूँ। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ एक बात, कि आप जो भी कोर्सेज बेचते हैं, सेल करते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, लोगों को सही मायनों में बाजार समझाना चाहते हैं, आप अपने आप को रात में शाबाशी दे सकते हो कि दीपक मस्त काम कर रहा है? बिल्कुल, 100%। वेरी गुड। अब आपने मेरे से पूछा कि आप अगर सही राह दिखा दोगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? हाँ, देखिए, आज विराट कोहली साहब को भी कोच की जरूरत है। ऐसा कोई प्लेयर है जिसके पीछे कोच नहीं है? नहीं। ऐसा कोई बॉडी बिल्डर है जिसके पीछे उसके पीछे ट्रेनर ना हो? नहीं है। हम भी ट्रेनर हैं। कब, कहाँ, कितना संतुलन बना के रखना है, कब कितने डायनामिक चेंज हो रहे हैं। अभी आपको रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ मैं। गोल्ड, अरे मज़ा आ जाएगा सुन के। जो ने गोल्ड में लॉस किया है या फिर जो गोल्ड को सोचता है सस्ता हो जाएगा, सुन लो अच्छे से। गोल्ड अभी हमारा, देखो इसमें वायदे कारोबार होते हैं गोल्ड में। फरवरी वायदा चल रहा था 79,000 पे चल रहा था, और उसको अप्रैल में शिफ्ट होना था, यानी कि वायदा कारोबार रोल ओवर होना था। आप तो खैर कमोडिटी में काम किए हो, आप जान जाओगे। और मेरे अपने दर्शक जो सुन रहे हैं वो भी समझते होंगे शायद वायदा कारोबार क्या होता है। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी के अगले कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं, वैसे गोल्ड सिल्वर में भी अगले कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो फरवरी वायदा चल रहा था 79,000 और अप्रैल वायदा चल रहा था 80,200। कितने का डिफरेंस हो गया? 1200 रुपये। 1200 रुपये का। यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस में ये कंसीडर किया जाता है कि बाजार क्या करता है, गैप फिल करता है। ये अगला ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये इसके ऊपर जाने की संभावना। देखो, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा ना। अगर मान लो 79,000 का ये 80,000 हो जाता है तो ये 81,200 हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, बढ़ता रहेगा। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा ना। कि ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि प्रेजेंट सेंटिमेंट्स गोल्ड के लिए फेवरेबल है। तो पूरी दुनिया में, ये रीसेंट डेटा बता रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने तेजी पाल के रखे थे उनको तो एनी विच वे वायदा कारोबार खत्म हो रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना है। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या सोचा कि यार अगला वायदा बड़ा महंगा है, अभी ये गैप फिल करेगा तब मैं वापस से चढ़ जाऊंगा तेजी में। मैंने वीडियोज़ में, अपने लाइव वीडियो में कहा था, जितने लोग अपने साथ जुड़े हुए ना दीपक जी, मेरे ख्याल से उन्होंने एक भी लोगों ने पैसा नहीं तोड़ा होगा, और तोड़ा भी होगा तो सिर्फ जिद की वजह से अपनी, या फिर अपने पैसों की घमंड की वजह से। मैंने ये कहा था, आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा। ऐसा देखो, अनुभव से बहुत चीज़ें आती है। मैंने ये कहा था अपने वीडियोस में, डेली वीडियोस में, कि भाई ये 79,000 का और 80,200 का जो डिफरेंस है, ये करंट वायदा और नेक्स्ट वायदा दोनों मैच कर देंगे। अगला वायदा टूटेगा नहीं, ये बढ़ जाएगा। और हुआ क्या? 79,000 का सोना 84,000 हो गया, और ये 80,000 का सोना 85,000 हो गया। अब ये बात सुनो, ये अभी क्या होता है ना, गोल्ड वायदा कारोबार में 8 दिन पहले करंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होना, फ्रेश ट्रेड होना बंद हो जाता है। डिलीवरी टेंडर पीरियड शुरू होता है, डिलीवरी मार्क होने चालू हो जाती है। तो जिस किसी ने भी 8 दिन पहले वो काट दिया सौदा, वो सोचा यार ये नीचे आएगा तो ले लूंगा, बाद में लूंगा, 4,000 पॉइंट बढ़ गया। अब क्या हुआ? फिजिकल वाले भी मरे इसमें, ज्वेलर लोग भी मरे इसमें। हेज नहीं मारा उन्होंने सोचा यार बड़ा महंगा चल रहा है, अगला वायदा थोड़ा नीचे आगे ले लेंगे, इसको तो प्रॉफिट बुक करना है तो कंपल्सन है। भाई साहब, एक लॉट में 4-4 पेटी से निपट गए लोग। और एक 4 पेटी में ना लोग क्या सोचते हैं, चलो 1,000 बढ़ गया और एक ऐड कर लेता हूँ, 1,000 और बढ़ गया और एक ऐड कर लेता हूँ। जहाँ 1 लॉट की कैपेसिटी थी वहाँ 4 लॉट से घुस गए, यानी कि जहाँ पर 1 रुपये खोने की क्षमता थी उधर 4 लाख रुपए से निपट गए। और ऐसे फंसते हैं लोग मार्केट में, ऐसे ट्रैप में आते हैं और फिर लोन का सिलसिला चालू होता है उनकी लाइफ में, फिर जिंदगी खत्म है। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए हमारे जैसे लोगों तक आना ही पड़ेगा। सही बात है।
वही चीज़ होगी कि एक जैसे श्री कृष्ण जी आए थे अर्जुन की ज़िंदगी में, एक ना एक सारथी चाहिए। ऑनेस्टली बोलूँ, मैं अपनी डेली वीडियोस में बात कहता हूँ, मैं अपने आप को श्री कृष्ण भगवान से कंपेयर नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मार्केट में आपको जीतना है तो आप लोगों को आंकड़ों तक आना पड़ेगा, और आंकड़े पूरे हिंदुस्तान में, हो सकता है कुछ लोग अच्छे होंगे जिनका मैं सुनता नहीं होऊंगा, लेकिन मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैं आपको आंकड़े 24 घंटे पहले दे देता हूँ, पॉसिबल टॉप और बॉटम बता देता हूँ 24 घंटे पहले। तो मैं ये अपने वीडियोस में कहता हूँ कि मैं अपने आप को श्री कृष्ण भगवान नहीं कहता, लेकिन इस मार्केट का सारथी बन के आपका साथ देना चाहता हूँ। क्या बात है, सच बता रहा हूँ मैं, और ये मैं एकदम तहे दिल से बोल रहा हूँ ये बात में, कोई इफ एंड बट नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए किसी के, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट मैच्योर हो, सब लोग उसमें पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करें, सब लोगों को पहले से ट्रेंड मालूम होना चाहिए, सब लोगों को डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, सब लोगों को रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए, सब लोगों को डिसिप्लिन आना चाहिए, हर एक चीज़ सब लोगों को आनी चाहिए। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। आप भी जब कोर्सेज बेचते हो तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड सिखाते होगे। बिल्कुल, हाँ 100%। ये तो बेसिक है। बिल्कुल, हम एज ए सारथी काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, कोशिश हमारी यही है, और अभी तक टच वुड हमने अपने जाने अनजाने में कभी कोई गलती नहीं की है। अगर हमको कोई अफरंट होकर आके बोलता भी है कि आपसे गलती हो रही है, हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ग्रेट। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दिए, ऐसा नहीं है। सुने नहीं, बहुत अच्छी बात है, अपने आप को सुधारना ही सबसे बड़ी बात है जी। अगर गलती हम कर रहे हैं वो गलती नहीं है, बट गलती करके गलती ना मानना बहुत बड़ी गलती है। जी सही बात है, और यही ये मार्केट में ये भी एक बड़ी वजह है, हाँ, पैसा न कमाने की और बड़ा लॉस करने की। अभी ना 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई 24-25 साल का बच्चा 1 करोड़ रुपए मार्केट में खो दिया। वो कैसे लोन ट्रैप में फंसा उसको नहीं समझ में आया। तो मैं ना उसका वीडियो देखकर ये सोच रहा था कि शायद ये हमारे वीडियोस देखता या फिर आपसे सीखता तो शायद बच जाता, कुछ नहीं तो कम से कम रिस्क मैनेज कर लेता, इतना लॉस नहीं जाता, जान पाता कि यार क्या रुकना कहाँ है। हाँ, मैं आपको ये भी बता रहा था कि गोल्ड सिल्वर में ना मैंने लोगों को तेजी नहीं करवा पाया, लेकिन मंदी करने से बचा दिया। सही बात है कि भैया बेचना नहीं है चाहे कुछ हो जाए। हाँ। ये 1200 रुपए का जो हलवा दिख रहा है ना, 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा तुमको बेच के। अरे मार्केट ऐसे आम आदमी को पैसा देने के लिए थोड़ी बना है। सही बात है। तो अपने साथ जुड़े हुए लोगों ने पैसा नहीं तोड़ा होगा। तो यही है कि बस हमारी यही कोशिश है कि आप लोग आप देखिए, हम सब एक ही रास्ते, एक ही डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग स्टेशन। अब जैसे हम ट्रेन पे जाते हैं ना, हम यहाँ से दिल्ली जाना है हमको, पहले बॉम्बे पड़ेगा, गुजरात पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा, फिर दिल्ली पड़ेगा। वैसे हम सब एक ही रास्ते के स्टेशन हैं। सही है। हम एक ही ट्रेन रहेगी, एक ही रास्ते रहेंगे, एक ही स्टेशन रहेंगे, डेस्टिनेशन भी एक रहेगी। सही। लेकिन ऐसा ट्रेन तो ऐसे उड़ के नहीं जाएगी ना, उधर वहाँ से होके ही जाना पड़ेगा, होके जाना पड़ेगा ना। सही। एक प्रोसेस के पार्ट है हम लोग। हाँ, डेस्टिनी भी कितनी अच्छी है, मतलब आप भी कमोडिटीज़ में रहे हो, किए हो, मैं भी कमोडिटीज़ में हूँ, और देख लो मिल गए। डेस्टिनी है ये। लोग अभी देखो, देर आए दुरुस्त आए। सही बात। मैं तो ये समझता हूँ, देखो मैं कभी कभी ना वीडियोस में कम व्यूज़ आते हैं, तो अब रहना तो पॉजिटिव है, हाँ किस्मत को तो कोस नहीं सकते अपन। बिल्कुल। तो मैं क्या सोचता हूँ, जितने लोग अपने वीडियोस देखे ना, उतने लोगों की किस्मत धनवान है। जो नहीं पहुंच पा रहे उनकी किस्मत खराब है। आज नहीं कल पहुंचेंगे, रिग्रेट करके यार पहले देख लेता, पहले मिल लेता, पहले समझ लेता तो बच जाता। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर दुनिया में सभी आपके जैसे हो जाए या ऐसी सोच रखने वाले हो जाए तो यार कितना बढ़िया रहेगा। कैसी? वही कि सामने वाले का भला करना है भैया, ठीक है पैसा सब कमाने आया है, बट एक है ना कि भाई अपने आप को शीशे में देख पाए जी। इसका कोई हल होना चाहिए वैसे गवर्नमेंट के पास कहीं और, कि भैया तुम पैसा कमाना चाह रहे हो, अंधा पैसा, लेकिन तुम फ्रॉड मत करो कम से कम। आप ना मेरी दुखती रग पे हाथ रख रहे हो। अच्छा। मैं ना, अगर हमारे, देखो हम भारतीय हैं तो हमारी मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे भारत के बारे में अच्छा सोचना, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि सब लोग अच्छा करें, और हर अच्छाई की शुरुआत हमारे घर से होती है। हमारे घर से शुरुआत करने के लिए हमारे घर के प्रधान है हमारे नेता। सारे नेता खराब नहीं हैं, बहुत अच्छे नेता भी हैं, लेकिन बहुत कुछ खराब भी हैं। मैं उन सारे खराब नेता से आपके इस प्लेटफॉर्म से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि भैया जो भी व्यापारिक दृष्टिकोण लेकर पॉलिटिक्स में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। आप कोई आएगा ही तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन एक निवेदन जरूर कर सकते हैं। और वो मेरा एक निवेदन ये है कि भैया देश के लिए अच्छा कर जाओ। क्यों? अगर आप देश के लिए अच्छा करोगे तो आप खुद भी चैन की नींद सोगे, पहली बात। और दूसरी बात, आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से ही आए हो अगर आप, तो
हम सब भारतीय 140 करोड़ भारतीय हम और ज़्यादा, तो 140 करोड़ अपन राउंड फिगर पकड़ते हैं। आप हम सबसे 10 रुपये अपफ्रंट होके मांग लो, क्या 1400 करोड़ रुपए होते हैं। हाँ, अब देखो पॉलिटिक्स में जो भी आ रहा है ना, वो एट द एज ऑफ 40 के आसपास ही पॉलिटिक्स में आएगा, क्योंकि 40 तक हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा मैच्योर हो गया होगा। मैच्योर बंदा ही हमारे हिंदुस्तान को संभाल सकता है। बिल्कुल। अब मैच्योर बंदा 40 साल के बाद आ रहा है, तो हमारी एवरेज लाइफ साइकिल इंडिया में 70 के आसपास है, तो 30 साल बचे। 30 साल में अब देखो कैलकुलेशन समझ के लेना, 140 करोड़ से 10-10 रुपए मांग लोगे, 1400 करोड़ रुपए होते हैं। 1400 करोड़ रुपए को आप अगर उसको 30 साल में खर्चा करते हो, तो आप लोगों को करीब करीब 46.66 करोड़ पर एनम खर्च करने मिलता है। 46.66 करोड़ को आप अगर मंथली डिवाइड कर दोगे, तो आपको दिन में मंथ में 3.88 करोड़ खर्च करने की कैपेसिटी बनाते हो। एक महीने में 4.25 करोड़। 4.25 करोड़। और अगर दिन में खर्च करना आप लोगों को, तो करीब करीब 12 करोड़ के आसपास, नहीं सॉरी 12,86,000 रुपए दिन में खर्चा कर सकते हो। भाई कहाँ खर्चा करोगे इतना पैसा? 13.25 लाख रुपए दिन में खर्चा कर सकते हो। ये ले लो हमसे, लेकिन देश के लिए अच्छा कर जाओ। अगर ये सब हो गया तो हमारा देश सुधर जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है ना, आपसी रंजिश, पर्सनल ईगो की वजह से अटक जाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल हमारा मार्केट जहाँ खड़ा है जी 23,800 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है। हाँ, तो क्या देख रहे हैं यहाँ से, आप कहाँ जा सकता है? मैं एक बात पूछूं आपसे, आपने 23,800 का रेजिस्टेंस क्यों बोला? मार्केट रिजेक्ट हो रहा है उस लेवल से, 23,840 का हाई लगा है जैसे। ये होने के बाद आइडेंटिफाई किया आपने कि 23,800 को सस्टेन नहीं कर पा रहा, बराबर है? स्पॉट या फिर फ्यूचर? स्पॉट की बात स्पॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेल, बहुत अच्छी स्टडी है आपकी, क्योंकि 23,850 के ऊपर ही एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है। 23,850 के बाद 23,970 और 23,970 के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो 24,190, 24,190 के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो 24,480, 24,500 के ऊपर मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में तो ब्रेकआउट है ही, मीडियम टर्म में भी ब्रेकआउट आ जाएगा, बुलिश हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा बाजार। और 25,200 के बाद बाजार लंबा तेज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं बाजार को। आपके नंबर तो आपके मुंह जुबान पे है यार। हम नंबरों के शहंशाह हैं, और हम हर स्टडी नंबर तक पहुंचने के लिए करते हैं। और बाबा महाकाल की कृपा है मेरे पे, या फिर हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे पे। एक बार ये आंकड़ा निकल गया मुंह से तो बाजार उसको सलामी जरूर ठोकता है। घमंड की बात नहीं है ये, लेकिन ये 20 साल के अनुभव के बाद में ये बात कह रहा हूँ तो घमंड नहीं हो सकता। तो ये सब आंकड़ों तक पहुंचने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। भाई साहब, जो स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना मेरे को 20 साल का अनुभव है, उनके कंपैरिजन में मैं 3 गुना काम करता हूँ। कैसे? सुबह 8 बजे टर्मिनल पे बैठते हैं, इक्विटी मार्केट देखते हैं, सारे डेटास को स्टडी करते हैं, कमोडिटी मार्केट को साथ ही साथ ट्रैक करते रहते हैं, बाहर की करेंसीज को ट्रैक करते रहते हैं, जियोपॉलिटिकल डेटास को ट्रैक करते रहते हैं, यूएस मार्केट को ट्रैक करते रहते हैं, कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करते हैं। रात के 1 बजे अपने बेड पे जाते हैं। क्या इक्विटी मार्केट में काम करने वाला बंदा 9 बजे अपनी दुकान खोलता है, 3:30 बजे अपनी दुकान बंद कर देता है। 93% लोग इसके अलावा कोई स्टडी नहीं करते। जो एनालिस्ट हैं, जो अपने आप को स्केल अप करना चाहते हैं, वो 7% की कैटेगरी में आते हैं और वही सब मेहनत करते हैं। तो जो बंदा 9 बजे अपनी दुकान खोल के 3:30 बजे बंद कर रहा है, मैं अपनी दुकान 8 बजे खोलता हूँ, रात के 1 बजे तक चालू रहती है। तो जो बंदा 20 साल से बाजार में काम कर रहा है, उनके कंपैरिजन में मैंने 40 साल काम कर चुका हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने मेरे से ये पूछा कि बाजार क्या लगता है। देखो, यहाँ पर ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ओके, हर डॉट को कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। आपने इस पॉडकास्ट से एक बात तो सीखी होगी कि हमको कमोडिटी मार्केट ट्रैक करना क्यों जरूरी है। मैं सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं बहुत सारे डॉट्स को पहले बनाता हूँ और फिर उसको कनेक्ट करके एक आकृति बनाता हूँ। अब ये आकृति सुनिएगा आप। बाजार अभी जैसा आपका भी ऑब्जर्वेशन सलाम है उसको, 23,800 का रेजिस्टेंस बोला आपने, सही बोला आपने एकदम। लेकिन इस बात पे कितना कन्विक्शन ये आपको पता होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कन्विक्शन सॉलिड है। 23,834 के अगर ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाती है तो बाजार 23,970 को ब्रेक कर देता है। यानी कि आप देखो कैंडल स्टिक जो पैटर्न होता है, आप प्राइस एक्शन के महारत आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस है। 23,834 के ऊपर क्लोज हो बाजार रुकता है, टिकता है, नई कैंडल फॉर्मेशन देता है, 23,970 के आंकड़े को टेस्ट करके उसके ऊपर स्टेबल हो जाता है। तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। किसके नीचे?
23,834 के नीचे। 23,834 के नीचे आता है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा और इस पैटर्न को वो इंगल्फ कर देगा। RS फ्लिप हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो बाजार अगर 23,834 के नीचे नहीं गया तो एक ब्रेकआउट जोन पे चला जाता है। जब तक इस बॉटम को ना काटे तो ऊपर की रेंज तब खुलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर साइकोलॉजी समझिएगा आप। टीवी मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, सबके मन में ये भर चुके हैं कि बाजार की बॉटम लग चुकी है, अब निकलना चाहिए। जब सबको सब चीज़ पता होती है वो चीज़ कभी नहीं होती, क्योंकि ये मेरा मानना है जो दिखता है वो होता नहीं और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो जब तक 23,850 के ऊपर बाजार नहीं जाता है, जो आपका भी ऑब्जर्वेशन है, तब तक मैं कोई भी शॉर्ट टर्म तेजी ट्रिगर होने की संभावना को रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि ये सबको पता है। अब बात आती है क्यों, नीचे कहाँ तक। हाँ, ये आंकड़े सुन लो। अब ये मुझे पता नहीं ये कब रिलीज होगा और कितने आंकड़े लोगों के काम आएंगे। 23,300 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है बाजार की तो ये लिख के रख लो आप। अरे आप चलो 6 महीने बाद भी देखोगे आप इस पॉडकास्ट को, एग्जैक्टली चार्ट में जज कर लेना, डेट देख लेना। मैं आपको बोलता हूँ 22,000 का आंकड़ा कट जाएगा। मैं आपको बोल के जा रहा हूँ आज, मैं यूजुअली ऐसे प्रेडिक्शंस करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा, अपने रिस्क वो मैनेज करके चलिएगा। कभी ये नहीं बोलना अगर 23,835 के ऊपर का क्लोजिंग आ गया या फिर नया कैंडल बन गया तो आप समझ जाना मेरी बात गलत है, क्योंकि जैसे मैं गिरगिट हूँ बाजार का, बाजार जहाँ पर बदला मैं वहाँ पर बदल जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल के गया तो भाव छपेगा, लेकिन फिर भी 22,000 का आंकड़ा छप सकता है। कब तक, जब तक 23,835 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ रही। अब सुनो, हर कोई एक ही बोट पे सवार हो गया है तेजी की। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, यूजुअली आज तक हमारा इतिहास गवाह है और डायनामिक्स बहुत चेंज हो रहे हैं बाजार के। जो इतिहास में होता था वो नहीं हो रहा है, और ये ऑब्जर्वेशन से आता है, ये अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस मार्केट में मरने के बाद आता है। आज तक मिड कैप स्मॉल कैप पहले घुसते थे, गिरते थे, उसके बाद लार्ज कैप गिरते थे। इस बार के साइकिल में लार्ज कैप पहले गिरा है, मिड कैप बाद में गिरा है, स्मॉल कैप बाद में गिरा है, और मिड कैप स्मॉल कैप गिरा है जब से तो 20% ढह चुका है। और 20% ढहने के बाद अगर रिकवरी आ गई तो सबको पैसा दे जाएगी, क्योंकि हमारे छोटे निवेशक छोटे शेयर में पैसा डालते हैं ये सोच के कि ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आएगी उतना बड़ा पैसा बनेगा। और ये बाजार अगर रिकवरी मार दिया सब पैसा बना लेंगे। और पिछले 4 सालों में जितने पैसा बनाया उनको देव दिखाने का टाइम है ये। ईजी मनी नहीं मार्केट में, आप भी मानते हो। अब क्या होगा, मैं ये नहीं कहता बाजार यहाँ से 20,000 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, 22,000 तक आ सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में अगर टाइम लग गया ना तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बड़े लोग कैपिटलाइज कर जाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आपने, हाँ, टाइम वैल्यू, आपने एक जगह पे सपोज मान लो आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपको वहाँ से 20,000 रुपये रेंट आता था, लेकिन आपने वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, यहाँ पर आपकी वैल्यू 16 लाख रुपए हो गई। ये 20 लाख का 20 लाख रुपए होता है, 20,000 रुपये रेंट भी आता। ये खो दिया आपने, और यहाँ पर 20 लाख की वैल्यू को 16 लाख रुपए कर लिया, ये हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जैक्टली ये जोन पे चल रहा है बाजार अभी। सबके पेशेंस चेक करेगा, टेस्ट करेगा। भैया लंबे बने रहना, डरना मत। इस गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। ये अगर बोलना चालू करूंगा तो और 10-15 मिनट खिंच जाएगा मेरे ख्याल से। जनता का वो नहीं होगा, पेशेंस लेवल अभी तक नहीं होगा। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें रखता हूँ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। 2,70,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो था मेरा सितंबर एंड में। कोई इंड्यूसमेंट नहीं है भैया, मैं सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हूँ, मैं इंड्यूसमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सत्य आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि ऐसे भी पैसा बनता है। आप बना लोगे, आप बना लोगे, आप बना लोगे, कोई नहीं बना सकता। जरूरी नहीं बना ले हर कोई, तो इंड्यूसमेंट बिल्कुल नहीं है। नहीं तो मेरे पे और लोग इंड्यूसमेंट का केस डाल दें, भैया इंड्यूस करके गया वीडियो में। सही देखो 2,70,00,000 रुपए का पोर्टफोलियो था, आज मेरा पोर्टफोलियो 3,74,00,000 रुपए का है। और सबसे मेजर फॉल, मार्केट गिरा हुआ है, सबके पोर्टफोलियो 30% से धुले हुए हैं। मैंने पैसा बनाया। कैसे कवर्ड कॉल करते हो क्या आप? नहीं, कवर्ड कॉल में कहाँ पैसा बनता है? कहाँ बने, तो छोटे मोटे पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर पैसा बनाना है तो बड़ा पैसा बनाना है, छोटे पैसे बनाना नहीं है अपने को। तो देखो मैं एक विजन पे काम करता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला अभी, आपने कन्विक्शन देखा होगा 22,000 का आंकड़ा आना चाहिए, यानी मेरा कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है और लॉजिक भी क्लियर है कि कहाँ तक बाजार बढ़ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरा विजन क्लियर है कि 22,000 तक आना चाहिए निफ्टी, तो मैं 22,000 का इन द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल बेचूंगा नहीं। लेकिन चलो 23,000 का बेच लिया तो भी 600-800 पॉइंट है।
एक लॉट पे अगर मेरे को 75,000 रुपए भी आ रहे हैं तो किसके बाप के? इन द मनी अगर कॉल आज 23,500 पे खड़ा बाजार, 22,000 का मेरा टारगेट है, मैंने 23,000 का इन द मनी कॉल अगर बेच भी दिया और उसका प्रीमियम 700 पॉइंट भी है तो वो मेरे घर पे पैसा आ रहा है। बिल्कुल सही। बाजार में ना बाजार में वरदान भी छुपे हुए और अभिशाप भी छुपे हुए हैं। आपको डिसाइड करना है आपके लिए वरदान क्या है और अभिशाप क्या है। मैं इन वरदानों को निकाल चुका हूँ बाजार से कि कौन सी चीज़ें, अभिशाप मुझे भी लगते हैं, लॉसेस मुझे भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऊपर से टपका हुआ हूँ जो मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। लेकिन एक विजन को साथ में लेके चलते हैं। अब आपने पूछा कैसे बनाया, तो देखो मैंने आज तक एक भी स्टॉक काटा नहीं है। स्टॉक की वैल्यू तो मेरी भी डाउन हुई है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो बढ़ गया, लोगों का पोर्टफोलियो कम हुआ है। मैं एक विजन लेके चलता हूँ कि भाई 22,000 का विजन है मेरा, मैं तेजी नहीं करूंगा, मैं उसके अगेंस्ट में या फिर पुट लूंगा या फिर कॉल राइट करूंगा। वरदान की जो मैं बात कर रहा था, चलो एक वरदान खोल देता हूँ। वीकली एक्सपायरी अभी भी निफ्टी में चालू है, बैंक निफ्टी में बंद हो चुकी है। बिल्कुल। अब मान लो कि मेरे को ये पोटेंशियल टारगेट मई तक लगता है, ठीक है, एक मानने कह रहा हूँ मैं, ये कुछ एग्जीक्यूशन मत करना आप। बिल्कुल। हाँ, 23,000 का कॉल ऑप्शन महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि आज की निफ्टी 23,500 है तो मे वायदे की हो सकता है 24,000 की हो, क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा वहाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा, फ्यूचर का प्रीमियम मिलेगा, तो वहाँ के प्रीमियम भी ज्यादा होंगे, बराबर है। बिल्कुल। तो अब मैंने मान लीजिए 23,000 का कॉल ऑप्शन राइट किया हुआ है। अच्छा, मैंने 1 रुपया भी घर के नहीं लगाए, मैंने अपने स्टॉक को प्लेज किया, कोलेटरल बेनिफिट लिया, उसके मार्जिन पे मैंने 23,000, एक रैंडम बोल रहा हूँ मैं, 23,000 का कॉल ऑप्शन मैंने कोई बेचा नहीं है। नहीं तो आप यहाँ मान लो कि मैंने एग्जीक्यूशन करना मत, मैं सिर्फ एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 23,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बेच दिया। मंथली मेरा सेट है कि भैया मेरे को 2-3 महीने पाल के रखना है, डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया पकड़ के। वीकली अब मेरे को लगता है कि 23,200 का मंदा नहीं लगता है इस वीक, तो मैं 23,200 का पुट भी माइनस कर दूंगा, तो मेरे वीकली 50-50 पॉइंट घर पे आ रहे हैं। अब बाजार यहाँ, अब मान लो 2 महीने तक बाजार नहीं बढ़ा, मेरे ब्रेकआउट पे ऊपर नहीं गया और नीचे भी नहीं गया, तो मेरे 200 पॉइंट 50-50 पॉइंट करके घर पे आ गए महीने भर में। वहाँ भी डीके चल रही है, और वहाँ पे भी डीके, चलो वहाँ डीके नहीं चल रही क्योंकि दूर का मैंने बेचा है तो ऑलमोस्ट फ्यूचर के बराबर हो गया वो। लेकिन 23,500 की निफ्टी चल रही है, मेरा 23,850 के ऊपर की क्लोजिंग पे मैं अपना व्यू बदल सकता हूँ, यानी मैं गिरगिट की तरह व्यवहार कर सकता हूँ। तो मैंने 23,500 के भाव पे अगर मैंने कोई कॉल ऑप्शन राइट किया है और वो 23,800 भी हो जाए तो भी मैंने यहाँ से 200 पॉइंट निकाल के बैठा हूँ। मेरा रिस्क 100 पॉइंट का है। और लंबा अगर चल गया तो आपका पूरा स्टॉप लॉस ही कवर हो जाएगा। अरे लंबा चल गया बोले, हाँ साइडवेज लंबा चल गया अगर, एक देखो वरदान है ये वरदान का एक पार्ट है। बाजार जितना ज्यादा साइडवेज रहेगा उतना ज्यादा ऑप्शन राइटर्स पैसा कमाएगा। तो ये वरदान है ना ये। अगर मान लो 6 महीने तक 23,000 की रेंज को नहीं तोड़ा, 24,000 की रेंज को नहीं तोड़ा, मेरी तो मौज है। यानी मैंने हो सकता है 1000 पॉइंट निकाल लूँ मैं पुट को राइट कर करके, और कॉल तो मेरा या फिर वहीं रहेगा या फिर डिके हो जाएगा अगर प्रीमियम है तो हो सकता है 6 महीने बाद अगर 24,000 नहीं कटा या फिर 24,000 कट भी गया तो भी मेरे कैपिटल का नुकसान नहीं होगा। ये वरदान देखो, कोलेटरल वरदान, ऑप्शन राइटिंग वरदान, वीकली एक्सपायरी वरदान। हमको ढूंढना है वरदान यहाँ पर कौन से और अभिशाप कौन से। अभिशाप को रिजेक्ट करो, वरदान को एक्सेप्ट करो, प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैंने एक भी पैसा मेरे पोर्टफोलियो का, एक भी पैसा मेरे घर का नहीं लगाया, ये सब मार्केट से कमाया और 10,000 रुपए से ही जर्नी स्टार्ट की। 10,000 रुपए से ही जर्नी स्टार्ट की थी, तो 10,000 रुपए से 20,000 रुपए से भी आराम से कर सकते हैं। अच्छे से सीखो, सही लोगों को फॉलो करो, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबल है, जो जिसको सुन के आपको लगता है मैं 10 बार बोल दिया सोशल रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच लो मैं सोशल रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप मेरे दिमाग लगाओ, नहीं अपना दिमाग लगाओ और फॉलो करो ना लॉन्ग टाइम तक, समझ में आएगा। अपने खुद के व्यू बनाओ। जब तक आप किसी को देखोगे नहीं, लंबे समय से देख रहे हो या देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है या क्या कर रहा है वो। बिल्कुल सही बात है। ग्रेट यार, काफी अच्छा लगा हमें जी, मजा आ गया। मतलब लिटरली मैं आज ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट है, बट ये पॉडकास्ट सबसे लंबा और सबसे ज्यादा मजेदार। ठीक है अमित जी, अगर कोई सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है जी, ट्रेडिंग करते हुए अपने रेगुलर खर्चे को या अपना लाइफ साइकिल चलाना चाह रहा है, क्या पॉसिबल है ये? देखो, जितनी कम लाइबिलिटी होगी सर में, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है बंदा। मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया बीच में कि 2009 से 2011 की जो जर्नी थी वो एकदम बिटकॉइन जैसी थी, जहाँ दल वहाँ सोना। तो उसके बाद जो मैंने लाइफ में फेजेस देखे, तो एक समय ऐसा आया था कि मेरे पास ना घर के मंथली कमिटमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानोगे, जो 2-2 हज़ार रुपए की हमारे यहाँ मेट्स काम करती हैं, जो 2 घंटे के लिए आती हैं निकल जाती हैं, उनको भी पगार देने के लिए पैसे नहीं थे। तब मेरे को मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया था कि भाई तुम कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे पास आके रहो। ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ ना, मेंटल प्रेशर कम हो गया मंथली कमिटमेंट्स का, कि यार अब मेरे को खाने भी मिल रहा है,
मेरे ऊपर छत भी है, मेरे को कोई रेंट मांगने वाला नहीं है। अब मैं आराम से यहाँ पर, अगर देखो जो अंत होता है ना वो आरंभ होता है। हाँ हाँ। तो वहाँ से मेरा अंत मुझे मालूम था यार, इसके नीचे क्या ही जाऊँगा। अब तो फोकट का खाना मिल रहा है, फोकट का रहना मिल रहा है, इससे नीचे इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। मैंने आज तक ये बात कहीं नहीं बताई है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हुआ और मैं ना एक बार हॉल में सोया हुआ था। मेरा अपना छोटा भाई मैं नींद में था, यानी नींद में क्या, आँख बंद थी, उसको लग रहा था मैं नींद में था, लेकिन मेरा छोटा भाई मेरी मम्मी को या फिर मेरे बड़े भाई को मेरा चेहरा देख के बोल रहा था, यार अमित भैया का चेहरा ना मुरझाया सा हो गया है। मेरे अंदर ना ऐसा गिल्ट आ गया था यार, मेरे चेहरे पे भी दिखने लगा, वो भी नींद में भी दिखने लगा मेरा दुख मेरे लोगों को। तो मेरा ही, और वहीं से मैंने उड़ान भरना चालू किया वापस। अच्छा। कि बॉस, जब आपके ऊपर मंथली लाइबिलिटीज़ नहीं है ना, तब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ये ऐसा मेरा समझना है। बट यार सोशल मीडिया अगर हम देखते हैं, मैंने एक रील देखी थी, जस्ट याद आया मेरे को जी। वहाँ पे कहते हैं कि भैया अपना घर मत बनाओ, रेंट पे रहो जी। तो वो तो रेंट तो एक लाइबिलिटी ही है, उसको आप कैसे देखते हो, क्या कहते हो? देखिए ये जो रील आपने देखी है वो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंडिंग है, और मेरे परसेप्शन उसके लिए अलग हैं। मैंने 17 मकान चेंज किए हैं। अच्छा। कभी रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, कभी डिपॉजिट्स में से एडजस्ट होने के बाद रेंट खत्म हो चुका है, यानी कि डिपॉजिट ही खत्म हो चुका है। कभी ऐसा हो रहा है कि मैंने 45,000 रुपये का घर लिया हुआ है, अब मेरा बजट 40,000 का हो चुका है तो मुझे चेंज करना पड़ रहा है। कभी 40,000 भी नहीं दे पा रहा हूँ तो मुझे 25,000 रुपये माना पड़ रहा है तो मुझे चेंज करना पड़ रहा है। मुझे आज भी याद है, देखो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको मेंटल पीस चाहिए। मुझे आज भी याद है, जब मुझे पहला बेबी होने वाला था, मेरी वाइफ 7th मंथ से प्रेग्नेंट थी, तब मुझे घर चेंज करना पड़ा, सिर्फ मेरी रेंट पेइंग कैपेसिटी कम हो गई थी। सेकंड बेबी जब मेरा हुआ तो वो मेरे ख्याल से 3 महीने प्रेग्नेंट थी, तब भी मुझे घर चेंज करना पड़ा। 17 मकान मैंने चेंज किए हैं। अगर आप ये सोचते हो, भले ही छोटा घर ले लो, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि रेंटल मुझे को बहुत सारी लीवरेज देता है, लाइक मैं कभी भी शिफ्ट कर सकता हूँ, कहीं पर भी रह सकता हूँ, सोसाइटी से बोर हो गया तो चेंज कर सकता हूँ, भैया सब मिथ है, सब भ्रम है। जो रेंट पे रहता है वो ये 100 में से एक ही बंदे को अप्लाई होता होगा, तो शायद वही सोशल मीडिया में रील बना रहा होगा ऐसी। एग्जैक्टली। एक और पॉइंट बताता हूँ आपको, ये कैलकुलेटिव पॉइंट है। मान लो आपने 1 करोड़ का घर लिया, मान रहे हैं अपन, सिर्फ लोग कहते हैं लोन पे घर नहीं लेना चाहिए, लोन लोगे तो 20 साल तक उसका आप उस घर के मालिक नहीं हो, ऐसा भी बोलती सुना मैंने। आप बैंक उसका मालिक है। तो भैया सुन लो एक कैलकुलेशन, आपने 20 साल के लिए लोन लिया, 20 लाख रुपए का, 1 करोड़ का लोन लिया 20 साल के लिए। 20 साल कम से कम 20 लाख रुपए की तो डाउन पेमेंट करते हो ना, अपन करते ही हैं। बिल्कुल। 80 लाख रुपए का लोन लिया। बिल्कुल। मेट्रो सिटीज में 1 BHK का भाड़ा है 30 से 40 हज़ार रुपये। मैं मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ, गांव खेड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ट्रोलर आएंगे बोलेंगे सर हमारे यहाँ पर 5,000 रुपये मिल रहा है, 2,000 रुपये मिल रहा है, 40,000 रुपये का रेंट मिल रहा है। तो भैया मैं फ्लैट भी मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ, रेंटल भी वहीं का बोल रहा हूँ, 80 लाख रुपये, 1 करोड़ का फ्लैट भी मेट्रो सिटी में ही आएगा। 1 करोड़ का अगर आपने लोन लिया, उसमें से 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट अपने ओन कंट्रीब्यूशन किया, 80 लाख रुपए का लोन लिया, आपकी EMI आएगी मोटा माटी 80,000 रुपये। आज उसका रेंट आ रहा है 40,000 रुपये। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेंट हर साल 5 से 10% इंक्रीमेंट होता है। अगर आज 10% से मोटा माटी कैलकुलेशन के लिए समझ सकते हैं, उसको 5% से आप अपने एंड पे करके देख लीजिएगा। अगर आपने 40,000 रुपये रेंट से हर साल 10% से बढ़ाया तो आपका रेंट करीब करीब 7 साल में EMI के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर आपने 7 साल बाद अपने रेंट से अपनी EMI भुगत दी, तो इसका मतलब बाकी का टाइम फ्लैट पे जो अप्रिसिएशन हो रहा है, और जो भी आप अपनी जेब से तो पैसा नहीं दे रहे ना, आप तो रेंट आ रहा है EMI पटा रहे हो, रेंट आ रहा है EMI पटा रहे हो, आप अपनी जेब से आपका पेन खत्म हो चुका है, वरना हमारा घर बन रहा है, आपका घर बन रहा है, प्लस अप्रिसिएशन हो रहा है, प्लस कोई डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आपकी मौज हो गई। प्लस चलो मान लो आपने रेंट पे नहीं दिया, मान लो आपने रेंट पे नहीं दिया और 80,000 रुपये की आप पे EMI भी है, तो आप भैया कुछ तो कर ही रहे होगे ना, कुछ और बेहतर कर पाओगे जब सुकून रहेगा, बेचैन नहीं रहोगे। भाई साहब जो 17 मकान चेंज किया हुआ है ना, वही बता सकता है इसका दुख क्या होता है रेंट के घर पे रहना। आप भाई साहब अपने घर पे ना खुद दूसरे के घर पे अपने हिसाब से फर्नीचर भी नहीं बनवा सकते। साला एक शू रैक नहीं डाल सकते अपन बाहर पे कि इस दीवार के साइज का शू रैक मैं ले लूंगा, अपना घर बनवाऊंगा, किधर रखूंगा इसको, छोड़ यार, अवॉइड कर, कॉम्प्रोमाइज में मर जाता आदमी। एग्जैक्टली। मुझे याद है जब मैं रेंट पे रहता था तो टीवी की वॉल्यूम भी अगर बढ़ाते थे ना तो नीचे मकान मालिक आता, आवाज़ कम कर लो। भाई साहब मैंने जैसे बताया 17 मकान चेंज किए, मुझे याद है फ्लैट में ना ऐसे
दीवारें जुड़ी होती है दूसरे फ्लैट की, मैं इस वॉल पे इस सामान लेते हैं, इस वॉल पे मेरा टीवी लगा है, दूसरे या ये बाजू में दूसरा फ्लैट रह रहा है, दूसरा बंदा रह रहा है, इस वॉल पे मैंने टीवी लगाया, थोड़ा वॉल्यूम लाउड हो गया तो सब बाजू वाला डंडा मारता था, ए ठक 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 ठक, बताने के लिए कि ए भैया तेरा वॉल्यूम ज़्यादा है। तो कितना सारा पेन है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने को फ़ोन नहीं करता, वो ओनर को फ़ोन करता है, उनको समझाओ, ओनर उनको समझा रहा है अपने टेनेंट को। और जब ओनर टेनेंट को फ़ोन करता है ना, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है एज ए फैमिली। बैचलर रह रहे हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आया आराम गया आराम कर सकते हो, फैमिली के साथ आपको एम्बैरेसमेंट लगता है, क्योंकि जैसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबल है वैसे फैमिली के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो भैया ये सब अलग बातें हैं, ये सब सुनने में अच्छी लगती है, इसलिए वो रील चलती भी हैं। सही बात है। लेकिन रियलिटी है कि घर खुद का रहे, भले ही छोटा रहे, भाई जी 80 लाख रुपए का घर मत लो, 20 लाख रुपए का घर ले लो, जितनी अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अपना लो, अपना छोटे में रहो, शान से रहो। सही बात है, इस बात पे लाइक होना चाहिए, क्योंकि लिटरली मेरे को भी ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी सबसे पहले जब मेरे चीज़ें सही हुई और आगे मैं बढ़ा, तो सबसे पहले मैंने अपने घर पे छत ही बनाया, अपने सिर पे छत बनाया। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई मीन देखो, आप कहीं भी परफॉर्म ही नहीं कर सकते अगर आप अंदर से दुखी हो या फिर अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अमित जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंसाइटफुल बातें हुई हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के लाइक अच्छे आ रहे हैं और कमेंट आ रहे हैं तो मैं पार्ट 2 भी करूंगा, और पार्ट 2 में इनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, वाइट बोर्ड पे चार्ट एक ऐसे देखते हैं, आप ही सारा कुछ करते होंगे मैनेज आप चार्ट वगैरह, तो टेक्निकल एनालिसिस में भी पूछेंगे। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ, हम लोग ना देखो 20 साल में हमने झकनी मारी है, शुरू के 10 साल हमने सीखा है, फिर जो सीखा हजारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया, सीखा, कंक्लूड किया, उसके बाद 3-4 साल तो हमने सिर्फ खुद पे अप्लाई, ये सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सी चीज़ें सही कब चलती हैं। ओके। ये भी करने के बाद ऐसा नहीं कि कुछ ब्रह्मास्त्र निकल गया या फिर अमृत मिल गया, डायनामिक्स चेंज होते हैं, तो हमको कैसे चेंज होना है ये सीखना, समझना, एडॉप्ट करना, लॉसेस को फेस करना, प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना, चाचा चौधरी ना बनना, डर के ऐसे अलग नहीं हो जाना बाजार से, ये सब चीज़ें भी अपने को सीखनी पड़ती है। तभी तो मेरे को लॉकडाउन की पैदाइश पर गुस्सा आती है, जब आपने टाइम ही नहीं दिया बाजार को, कैसे सीख जाओगे आप। चलो ये तो हो गया सीखना, समझना, स्ट्रेटेजी बनाना, डायनामिक्स को समझना। उसके बाद दीपक जी आप यकीन मानोगे, ये 4 साल में लॉकडाउन की पैदाइश, कोर्सेज बनाकर बेच भी दी, सब कर ली हमने। 3 से 4 साल तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए दिए हैं। देखिए आप बाजार में क्या होने वाला है, अगर उसको पहले प्रिडिक्ट कर पाओ तब तो आप सिकंदर हो इस बाजार के। होने के बाद ये फील आना बड़ा अच्छा लगता है कि यार मेरे को भी यही लग रहा था, हो गया, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया। यार एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया चच्चा, क्योंकि तेरे को मालूम ही नहीं था कब होने वाला है। एग्जैक्टली। तो उस स्पीड को हमने बढ़ाने के लिए 3 से 4 साल डाले हैं, और हमने ऐसा टच वुड, अब हम भारत को सर्व करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं हम डॉलर में। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़े, हम अपनी रिसर्च को वर्ल्ड वाइड बेचें, दूसरे कंट्रीज़ को हम बेचना चाहते हैं। तो हम इतने ऑटोमेशन पे तो आ चुके हैं कि अब हमें ऐसे दिन भर चार्ट बनाना, इतनी बातें ना, आप 8-10 पार्ट कर सकते हो मेरे साथ। मैं ना पेड वर्जन यूज़ करता था, टेलीकोट नाम की कंपनी थी। अच्छा। यूके बेस्ड कंपनी थी जिसका बॉम्बे में हेड ऑफिस था। ओके। टेलीकोट आप सर्च कर सकते हो गूगल में। वो चार्ट बना के देते थे। ओके। जो मैं बोला ना बीच में, अमृत और अभिशाप दोनों इस बाजार में। ये अमृत काल इसीलिए है क्योंकि आपको चार्ट्स फ्री में मिल जाते हैं। वो टाइम पर हमको चार्ट्स लेने के, देखने के पैसे देने पड़ते थे। 10 से 12 हज़ार रुपए हमको सिर्फ चार्ट देखने के पैसे लगते थे, भले ही मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। चार्ट देखने का समझा नहीं, क्योंकि ये तो ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट्स अवेलेबल है। ये तो अमृत काल है ना। ओके। अच्छा, पहले जो देना पड़ते थे। ओके। 2004 से 2012-13 तक तो मैं सिर्फ फोकट के पैसे देता था कि मैं चार्ट को देख सकूं। बिल्कुल, फीड बिकते थे वहाँ पे। फीड बिकते थे। तो अब 2017 और 18 के बाद आज तक मैंने कोई पेड वर्जन नहीं लिया। अब हमारे खून में बस चुका है स्टॉक मार्केट। क्या बात है। और वो कोई भैया कोई घमंड नहीं है। अब हम चार्ट को देख के ये एनालाइज कर लेते हैं, हम ये भाप लेते हैं कि ये बाजार चाहता है, क्या होने वाला है। क्या कई बार हमको भी कंफ्यूज करता है तो हम दूरी बना लेते हैं। ठीक है, बेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 ट्रेड में पैसा नहीं बनेगा, चलेगा, घर का पैसा नहीं टूटना चाहिए। हमारा पैसा तो बचा हुआ है बहुत सी। बचत भी मुनाफा है, खर्चे तो लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब वो सिचुएशन थोड़ा अलग हो गया। अब उतने चार्ट्स नहीं देखते हैं और ना ही हर स्ट्रेटेजी पे अंधा भरोसा करते हैं। जैसे मार्केट के डायनामिक्स चेंज, मैं तो गिरगिट हूँ भैया बाजार का। सही है, सीधी बात है। लॉस को भी बड़ी तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ और प्रॉफिट भी दबा के कमाता हूँ। क्या बात है। राइड करना है तो पूरा करना है। ये छोटे मोटे के लिए तो अब यार
चलिए ग्रेट अमित जी, लिटरली बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप हमारे चैनल पे आए हो और आप लोग सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मिलेगा आप लोगों को, थैंक यू।